हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। बैठो फटाफट। हो गया याद? हाँ, तो कल अपन ने पढ़ा था इसके बारे में, बजट के बारे में, कि बजट के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, राजस्व और पूंजी। रेवेन्यू के दो पार्ट्स होते हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स प्राप्तियां और एक्सपेंडिचर व्यय। प्राप्तियों के दो भाग होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स, कर और गैर कर। टैक्स दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नॉन टैक्स गैर कर जो प्राप्तियां होती है उसमें क्या क्या होता है? बेची गई वस्तु और सेवाएं, ब्याज प्राप्त किया गया ब्याज, प्राप्त किया गया अनुदान, प्राप्त किया गया लाभ और लाभांश, प्रॉफिट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ग्रांट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेड, आपने कितना ब्याज भुगतान किया है, दी गई सब्सिडीज, सरकार के संचालन का खर्च, वेतन और पेंशन, रक्षा का खर्च और ग्रांट्स। फिर आता है कैपिटल साइड। कैपिटल साइड में क्या क्या चीज आती है? वही प्राप्तियां और व्यय। प्राप्तियां दो प्रकार की होती है, डेट और नॉन डेट, ऋण और गैर ऋण। ऋण दो प्रकार के हैं, आंतरिक और बाहरी। और गैर ऋण में विनिवेश और लोन्स रिकवर्ड। एक तो आता है विनिवेश और दूसरा होता है लोन्स रिकवर्ड। एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें लोन दिए गए, नए लोन, चुकाए गए ऋण, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन, नया पीएसयू और डिफेंस का खर्च, ये सब चीजें जो है वो इसमें आती है। फिर अपन ने एक चर्चा ये भी की थी कि ये जो कैपिटल की साइड है, किन सी चीजों को तो कैपिटल में रखा है और किन चीजों को रेवेन्यू में रखा गया है। कि कैपिटल में कौन सी चीजें हैं, कौन से लेन देन को कैपिटल में, जो कि क्या होते हैं, कभी कभी होते हैं, और इस तरफ वाले कौन से हैं, जो कि बार बार होते हैं। रेवेन्यू के साइड जो है वो बार बार होते हैं। और थोड़ा तकनीकी रूप से देखें तो इसमें वो चीजें हैं जो कि एसेट और लायबिलिटी को प्रभावित करते हैं। एसेट और लायबिलिटी। एसेट क्या होती है? एसेट एक ऐसी कोई वस्तु होती है जिसका कुछ मूल्य हो, मूल्य होता है, या फिर जिससे अपन को इनकम में मदद मिलती है, उसको अपन क्या कहते हैं? एसेट या परिसंपत्ति कहते हैं। अब कैपिटल के एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल का एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे या तो एसेट्स बढ़ती है या लायबिलिटी कम होती है। या तो एसेट बढ़ेगी या फिर लायबिलिटी कम होगी, इन दोनों में से एक कोई चीज होगा। कैपिटल के रिसीट्स क्या होते हैं? पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां वो होती है जिससे या तो एसेट्स कम होती है या लायबिलिटी बढ़ती है। या तो एसेट कम हो जाती है या लायबिलिटी बढ़ जाती है। रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे ना तो एसेट्स बढ़ती है और ना ही लायबिलिटी कम होती है। रेवेन्यू की प्राप्तियां कौन सी होती है? जिससे ना तो एसेट्स कम होती है और ना ही लायबिलिटीज बढ़ती है। ऐसी जो चीजें होती है उसको क्या कहते थे अपन? रेवेन्यू के रिसीट्स। ये कल पढ़ तो लिया था, लिखा नहीं था? लिखो तो। हाँ, आगे लिखो इसके, वो जो टेबल तो बना ली थी ना, उसके बाद आगे अगले पेज पर। वे लेन देन जो बार बार किए जाते हैं, वे लेन देन जो बार बार किए जाते हैं, ट्रांजैक्शंस विच आर फ्रिक्वेंटली कैरिड आउट। वे लेन देन जो बार बार किए जाते हैं राजस्व के लेन देन हैं। ट्रांजैक्शंस विच आर फ्रिक्वेंटली कैरिड आउट आर रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। वे लेन देन जो बार बार किए जाते हैं राजस्व के लेन देन होते हैं। तथा वे लेन देन एंड ट्रांजैक्शंस जो कभी कभी किए जाते हैं एंड द ट्रांजैक्शंस विच आर डन वंस इन अ वाइल। वे लेन देन जो बार बार किए जाते हैं राजस्व के लेन देन है। ट्रांजैक्शंस विच आर फ्रिक्वेंटली कैरिड आउट आर कॉल्ड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। और वे लेन देन जो कभी कभी किए जाते हैं वे पूंजीगत लेन देन है। ट्रांजैक्शंस विच आर carried out once in a while are
कैपिटल ट्रांजैक्शंस आर कैपिटल ट्रांजैक्शंस। वे लेन देन जो बार बार किए जाते हैं वो तो कैसे हैं, राजस्व के हैं, और जो कभी कभी किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, पूंजीगत। पूंजी वाले जो है वो किसको प्रभावित करते हैं, एसेट और लायबिलिटी को प्रभावित करते हैं, जबकि राजस्व में है वो एसेट और लायबिलिटी को प्रभावित नहीं करते। लिखो, पूंजीगत लेन देन कैपिटल ट्रांजैक्शंस, पूंजीगत लेन देन परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करते हैं। कैपिटल ट्रांजैक्शंस अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पूंजीगत लेन देन परिसंपत्तियों और देनदारी भी कहते हैं, और देयता शब्द भी यूज होता है। पूंजीगत लेन देन परिसंपत्तियों और देनदारियों या देयताओं को प्रभावित करते हैं। कैपिटल ट्रांजैक्शंस अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जबकि राजस्व लेन देन whereas रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, जबकि राजस्व लेन देन whereas रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, राजस्व लेन देन किसे प्रभावित नहीं करते हैं, हाँ, परिसंपत्ति और देनदारियों को प्रभावित नहीं करते हैं। whereas revenue transactions do not affect assets and liabilities, जबकि राजस्व लेन देन परिसंपत्तियों और देनदारियों या देयताओं को प्रभावित नहीं करते हैं। अब लिखो, देखिए, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप देखो तो करते हैं कि नहीं करते, डेफिनेशन लिखी है ना पेपर ने, लिखो अभी वापस लिखो। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, वे व्यय होते हैं जो कि जिससे या तो परिसंपत्तियां बढ़ती है या देनदारियां कम होती है। देखो, पूंजीगत व्यय वे व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियां बढ़ती है, एक्सपेंडिचर्स विच ईदर इंक्रीज एसेट्स, वे व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियां बढ़ती है, एक्सपेंडिचर्स विच ईदर इंक्रीज एसेट्स, वे व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियां बढ़ती है या देनदारियां कम होती है, विच ईदर इंक्रीज एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटीज। वे व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियां बढ़ती है या देनदारियां कम होती है, विच ईदर इंक्रीज एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटीज। या तो परिसंपत्तियां बढ़ती है या देनदारियां कम होती है। पूंजीगत प्राप्तियां, अगला लिखो, पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल रिसीट्स, पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल रिसीट्स। पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल रिसीट्स वे प्राप्तियां रिसीट्स, वे प्राप्तियां जिससे या तो परिसंपत्तियां कम होती है, रिसीट्स विच ईदर रिड्यूस एसेट्स, वे प्राप्तियां जिससे या तो परिसंपत्तियां कम होती है या देनदारियां बढ़ती है, विच ईदर रिड्यूस एसेट्स और इंक्रीज लायबिलिटीज। वे प्राप्तियां जिससे या तो परिसंपत्तियां कम होती है या देनदारियां बढ़ती है, विच ईदर रिड्यूस एसेट्स और इंक्रीज लायबिलिटीज। अब है राजस्व का व्यय, राजस्व का व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व का व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वे व्यय एक्सपेंडिचर विच, वे व्यय जिससे
ना तो परिसंपत्तियां बढ़ती है, एक्सपेंडिचर विच नीदर इंक्रीज एसेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटीज। वे वह जिससे ना तो परिसंपत्तियां बढ़ती है ना ही देनदारियां कम होती है। एक्सपेंडिचर विच नीदर इंक्रीज एसेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटीज, जिससे ना तो परिसंपत्तियां बढ़ती है और ना ही देनदारियां कम होती है। और ये वाले जो व्यय होते हैं जिससे परिसंपत्ति भी नहीं बढ़ रही और आपकी देनदारी भी नहीं चुक रही। परिसंपत्ति नहीं बढ़ रही, जैसे मान लो आपने कोई खर्चा किया, खर्चा ऐसा है जिससे कि ना तो आपने कोई ऐसी कोई जमीन खरीदी है या फिर आपने कोई गोल्ड खरीदा है या आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं, कोई फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं किया। और ना ही आपके ऊपर जो उधारी चढ़ी हुई है वो भी नहीं उतरी, जो उधार चढ़ा हुआ है वो भी नहीं उतरा, मतलब लाइबिलिटी भी कम नहीं हुई और जो नया कोई एसेट भी क्रिएट नहीं हुआ। ऐसे खर्चे कौन से खर्चे होते हैं? ऐसे खर्चे होते हैं जो कि उपभोग के खर्चे होते हैं। कौन से खर्चे होते हैं? ये उपभोग के, कंजप्शन के जो खर्चे होते हैं उनको ये खर्चे कहा जाता है। देखो, हाँ, इंटरेस्ट पे करने से लायबिलिटी कम नहीं होती ना। इंटरेस्ट तो आप आजीवन पे करते रहो, जब तक मूलधन पे नहीं करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करोगे, तब तक लायबिलिटी कम नहीं होगी। इंटरेस्ट तो हमेशा भले पे करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, इसके अंदर एक लाइन और लिख लो, राजस्व का जो व्यय है उसमें एक लाइन और लिखो, यह उपभोग का व्यय होता है। इट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यह उपभोग का व्यय होता है। इट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यह उपभोग का व्यय होता है। इट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर है राजस्व की प्राप्तियां। राजस्व की प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट्स। वे प्राप्तियां, दोज रिसीट्स, वे प्राप्तियां जिससे ना तो परिसंपत्तियां कम होती है, दोज रिसीट्स विच नीदर रिड्यूस एसेट्स, वे प्राप्तियां जिससे ना तो परिसंपत्तियां कम होती है और ना ही देनदारियां बढ़ती। दोज रिसीट्स विच नीदर रिड्यूस एसेट्स नॉर इंक्रीज लायबिलिटीज। वे परिसंपत्तियां जिससे वे प्राप्तियां जिससे ना तो परिसंपत्तियां कम हो रही है और ना ही देनदारियां बढ़ रही है। मतलब होती है जो कमाई आती है कि भाई अगर आप जैसे कमाने लग जाओगे पैसे, तो जो पैसे आएंगे वो आप मेहनत कर रहे हो और उससे आपको कुछ पैसा मिल रहा है। इससे ना तो आपकी कोई एसेट कम हो रही है, एसेट कम होगी, कब कम होगी? जैसे अगर मान लो आपने कोई जमीन बेच दी और जमीन बेचकर आपके पास पैसे आए, या कोई गोल्ड है उसको बेचकर पैसे आए, या फिर आपने कोई शेयर है उसको बेच दिया, या आपने कोई फैक्ट्री है वो बेच दी, कोई बिजनेस था उसको बेच दिया। इनको बेचने से जो पैसा आता है, वो पैसा तो आ रहा है, परंतु पैसे के साथ साथ में क्या होता जा रहा है? एसेट भी कम होती जा रही है। और दूसरा कि ना ही आपकी लायबिलिटी बढ़ी है। लायबिलिटी बढ़ी मतलब लायबिलिटी कब बढ़ती है? जब हम उधारी पैसे लेते हैं, उधार में पैसे लेते हैं किसी से जब भी हम उधार लेंगे तो हमारे पास पैसे तो आएंगे, परंतु साथ साथ में हमारे ऊपर उधारी चढ़ जाएगी, और उधारी चढ़ जाएगी तो इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ जाएगी। पर जो कमाई के पैसे होते हैं, तुम आरएस बन जाओगे, बढ़ने के बाद में जो तनख्वाह आएगी वो ऐसा नहीं है कि जमीन बेचकर पैसे आए हैं, ना ही वो ऐसा है कि उसके लिए आपने किसी से उधार लिया है। आपने काम किया और काम करने के बदले आपको पैसा मिला, मतलब वो आपकी शुद्ध आय है। तो इस तरीके से ये जो होती है रेवेन्यू की रिसीट्स, वो रेवेन्यू की रिसीट्स क्या है? जिससे ना तो एसेट्स कम होती है और ना ही लायबिलिटी बढ़ती है। तो ये है पूंजी और राजस्व। तो इस पे ये एक क्वेश्चन आया था, ये लिखो, ये क्वेश्चन दिया भाई। ये क्वेश्चन कब दे दिया? बिना पढ़ाई है? आंसर राइटिंग में दिया था और तुमने लिख भी दिया, मतलब पढ़ाने से पहले ही एक कदम आगे, मतलब वैसे लिख लिया है तुमने पर वैसे नहीं लिखा है, मतलब प्रश्न लिख लिया है और उत्तर नहीं लिखा है। तो क्यों, किसका इंतजार कर रहे थे? नहीं लिखा है तो लिख लो, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो, और जो लिख लिया है वो भी वापस लिख लो। 2 बार लिख लोगे तो कुछ फर्क तुम्हारा नहीं पड़ेगा।
फोटो खींचने से इस संसार की समस्याएं हल होती नहीं है। ये संसार क्या है, मेहनत से ही हल होता है। ठीक है, ये करो देखो। क्या होगा आंसर? बी या ए? बी सबको? हाँ सही है। तो ये शुरुआत में किया था अपन ने कि जब भी रिसेशन आता है, मंदी आती है, तो मंदी के अंदर ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो जाता है? राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार के द्वारा अपने खर्च को बढ़ा दिया जाता है। सरकार जैसे खर्च बढ़ाती है उसके कारण डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ती है तो फिर आगे जो है वो आपकी, ये करो देखिए। Which one of the following is not included in revenue account of union budget? निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इंटरेस्ट रिसीट, ब्याज प्राप्तियां की जाती है, किसके अंदर होती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में। टैक्स रिसीट्स, ये तो है ही, टैक्स रिसीट्स होती है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स है। स्मॉल सेविंग, ये जो है शामिल नहीं की जाती। स्मॉल सेविंग बेसिकली जो है वो सरकार की संचित निधि का भाग ही नहीं होती। स्मॉल सेविंग किसकी है? सेविंग कौन कर रहा है? भारत का कोई नागरिक जो है सरकार के पास में पैसा सेव कर सकता है। कि आपको पैसे सेव करने, बचत करनी है, तो आपको लगता है कि भाई मेरे पास खुद के पास से तो पैसे आएंगे, अगर मेरे अकाउंट में आ गए तब तो मैं छोड़ूंगा नहीं उस पैसों को। तो इसलिए क्या करें इन पैसों का? किसके पास जमा करवा दें? सरकार के पास। तो सरकार के पास कुछ सालों के लिए जमा करवा दो, और कुछ साल बाद जाकर आप सरकार से अपना पैसा जो है वापस ले सकते हो। तो पैसा है किसका? नागरिक का पैसा है। और किसके पास जमा करवाया गया है? सरकार में। सरकार का पैसा नहीं है, सरकार सिर्फ उसकी कस्टोडियन है, सरकार सिर्फ उसकी संरक्षक है, बाकी वो पैसा सरकार का नहीं है। तो ये जो स्मॉल सेविंग्स का पैसा आता है वो संचित निधि का भाग ही नहीं होता। देखो भारत के अंदर वैसे अगर खजानों की बात करें, अकाउंट्स की, तो बेसिकली 3 खजाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो खजाना है वो तो है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये तो सरकार का मेन फंड है। इसके अलावा एक और फंड होता है जिसको अपन कहते हैं कंटिंजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। कोई आकस्मिक खर्चा हो जाए, कोई एकदम से इमरजेंसी में आपको कुछ खर्चा करना पड़े, तो उसके लिए एक फंड बनाया होता है जिसको क्या कहते हैं? कंटिंजेंसी फंड जो है वो कहते हैं। और एक और फंड होता है जिसको अपन कहते हैं पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा। ये अकाउंट किसका है? पब्लिक का। जनता का पैसा आप इसमें जमा करवाते हो कि जनता ने कुछ समय के लिए सरकार को पैसे दिए और कुछ समय बाद में सरकार से वापस वो पैसे मांगे जा सकते हैं। तो उस पैसे को संचित निधि में नहीं डालते, उस पैसे को किस में डालते हैं? इधर। तो जो स्मॉल सेविंग्स हैं वो किस में जाती है? पब्लिक अकाउंट में जाती है, वो संचित निधि का भाग नहीं होती। और संचित निधि का भाग ही नहीं होती है तो फिर बजट के अंदर आएगी। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट, ये तो किसकी है?
रेवेन्यू और कैपिटल ये बातें तो सब किसकी होती है, ये संचित निधि की भाग होती है, इस लोक लेखा की भाग नहीं होती। और जो स्मॉल सेविंग्स है किसका पार्ट है, ये लोक लेखा या पब्लिक अकाउंट का पार्ट जो है वो हुआ करता है। चलो अब देखो, ये जो सरकार के अपने अभी तक ये जो पढ़े हैं कि इस प्रकार के सरकार के कुछ खर्चे हैं और सरकार की कुछ प्राप्तियां हैं, इनमें क्या होता है, सरकार के पास में जो पैसे आते हैं वो तो आते हैं कम, और सरकार का खर्चा होता है ज्यादा। खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अब ऐसा जब भी होगा तो इसका मतलब होता है घाटा। अगर आपके खर्च ज्यादा हैं और आपके पास में पैसे कम है तो इसका मतलब सरकार किस में चल रही है, घाटे में चल रही है, कि ये साहब घाटे का काम है। तो ये घाटे का काम जो है वो सरकार करती है। और सरकार के जो घाटे होते हैं इनको अपन को कैलकुलेट भी करना पड़ता है कि सरकार के कितने घाटे हैं। तो टोटल बजट के अंदर जो मुख्य घाटे हैं वो हैं 4। बजट के मुख्य घाटे या डेफिसिट्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेफिसिट। तो कितने डेफिसिट हैं टोटल, 4 डेफिसिट जो है वो हुआ करते हैं। जैसे सबसे पहला जो डेफिसिट होता है उसको कहते हैं राजस्व घाटा। पहला जो है वो कौन सा है, वो है राजस्व घाटा। बस हेडिंग डाल लो, देखें, बजट के घाटे। बजट के घाटे, बजट या डेफिसिट्स ऑफ बजट, बजट के घाटे, डेफिसिट्स ऑफ बजट। नहीं, उससे नहीं होगा। राजस्व, सबसे पहला घाटा लिखो, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ करता है, ये बहुत सिंपल है। रेवेन्यू का राजस्व का व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। राजस्व का व्यय और राजस्व की प्राप्तियों का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं राजस्व घाटा। कि भाई ये राजस्व की कुछ तो व्यय है, इधर राजस्व का कुछ व्यय हो रहा है और इधर राजस्व की प्राप्तियां। सपोज करो ये जो व्यय हो रहा है अलग अलग चीजों में, ब्याज चुकाने में खर्चा जा रहा है, सब्सिडी का कुछ खर्चा है, सरकार के संचालन का, सैलरी, पेंशन, रक्षा, अनुदान, ये सब जो है वो सपोज करो 1000 करोड़ रुपए। कितना है, 1000 करोड़। और उसी समय जो राजस्व की प्राप्तियां हैं मान लो वो है 800 करोड़। आपको टैक्स और नॉन टैक्स में जो टोटल पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 800 करोड़ रुपए, और खर्चा कितना हो रहा है, 1000 करोड़ रुपए। इसका मतलब 200 करोड़ का अंतर है, और ये 200 करोड़ का अंतर है, इसी को क्या कहते हैं अपन, राजस्व का घाटा। तो यहां पर राजस्व घाटा कितना हो गया, 200 करोड़। पर तो आप अखबार में पढ़ोगे या फिर और भी कहीं पर पढ़ोगे तो ये ऐसे 200 करोड़ रुपए में नहीं लिखा होता। ये जितने भी घाटे लिखे होते हैं ये परसेंटेज में लिखे होते हैं। कि ये परसेंटेज, परसेंटेज किस चीज का होता है, ये परसेंटेज होता है जीडीपी का। बताइए ये किसका परसेंटेज है, ये जीडीपी, जो जीडीपी का परसेंटेज होगा। कि जैसे अगर जीडीपी अगर आपकी 1000 करोड़ है तो 1000 करोड़ का 200%, 200 करोड़ कितना परसेंट हो गया, 20%। तो यानी रेवेन्यू डेफिसिट कितना लिखा हुआ होगा, 20% जो है रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो ये जब लिखते हैं तो किसके परसेंटेज में लिखते हैं, जीडीपी के प्रतिशत में लिखा जाता है। पर गणना कैसे करते हैं इसकी, राजस्व का व्यय और माइनस राजस्व की प्राप्तियां। सिंपल है, देखो राजस्व के व्यय और प्राप्तियों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय और प्राप्तियों का अंतर, राजस्व व्यय और प्राप्तियों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व के व्यय और प्राप्तियों का अंतर राजस्व घाटा कहलाता है, इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा कहलाता है। फॉर्मूला लिख दो ये इसका,
सरकार घाटे में ही रहती है, घाटे की सरकार है, सरकार का घाटा है और घाटे की सरकार है। अरे ठंड रखो, शांत गदाधरे भीम। ठंड रखो, ठंड, सब आ जाएगा। पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, सब सरकारों की व्याख्या कर देंगे अपन। हाँ, तो राजस्व का घाटा जो है वो इस तरीके से होता है। फिर अब देखो, अब इसके अंदर क्या है, ये जो राजस्व का घाटा है, इसमें फिर कुछ लोगों ने कहा कि साहब इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ है। इसमें क्या गड़बड़ है? कुछ लोगों ने कहा कि यार ये जो तुमने यहां लिखे हैं ना, ये राजस्व के व्यय, इन राजस्व के व्यय के अंदर क्या लिख दिया है? दिया गया अनुदान। और इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है कि राजस्व का जो व्यय होता है उसकी डेफिनेशन क्या है? राजस्व का व्यय वह व्यय होता है जिससे ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही देनदारियां कम होती है। यानी राजस्व के व्यय से तो कोई परिसंपत्ति का निर्माण हो ही नहीं रखा, उसी को लिख सकते हैं राजस्व की तरफ। तो कुछ लोगों ने एक आपत्ति उठाई कि यार देखो, आप इस ग्रांट को देखो कि जो अनुदान है, अनुदान अगर मान लो केंद्र सरकार दे रही है, किसको दे रही है? राज्य सरकार को। और राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने जो अनुदान दिया है, वो राज्य सरकार ने उसका प्रयोग किसी परिसंपत्ति निर्माण के लिए कर लिया, परिसंपत्ति या पूंजी का जो है वो निर्माण कर दिया, कोई कैपिटल का निर्माण कर दिया। कैसे? केंद्र सरकार ने पैसे दिए राज्य सरकार को और राज्य सरकार ने उससे कोई हाईवे बना दिया। केंद्र सरकार ने पैसे किसको दिए थे? राज्य को, और राज्य ने उससे क्या बनाया है? हाईवे बना दिया। या राज्य ने उससे कोई डैम बना दिया। तो जैसे हाईवे बनेगा, डैम बनेगा, तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और ये तो एसेट क्रिएशन हो गया। तो इसका मतलब है कि जो ग्रांट्स है उसका प्रयोग कहां पर किया जा सकता है? एसेट के लिए भी किया जा सकता है। भाई चाहे तो ये जो है ग्रांट का प्रयोग किसी दूसरी जगह भी कर सकते हैं, ये लोग और खुद सब्सिडी देने के लिए भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो सब्सिडी के लिए भी हो सकता है और किसके लिए हो सकता है? एसेट क्रिएशन के लिए भी हो सकता है। परंतु अगर ग्रांट का प्रयोग एसेट क्रिएशन के लिए हो गया, तब हम इसको कहां नहीं लिख सकते? यहां पर लिखना जो है वो उचित नहीं है। तो इन्होंने कहा कि उस चीज को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। अगर उस चीज को हटा देंगे, उसके बाद में कैलकुलेट करो रेवेन्यू डेफिसिट। उसके बाद जो रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करोगे उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रभावी राजस्व घाटा। कौन सा घाटा? प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब क्या करना है मेरे को? रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर और उसमें से माइनस क्या करना है? ग्रांट्स गिवन फॉर कैपिटल क्रिएशन। पूंजी निर्माण के लिए दिया गया अनुदान, इसको माइनस कर दूं और फिर किसको माइनस कर दूं? रेवेन्यू की रिसीट्स को। अब रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर और इधर है माइनस ये, और ये रेवेन्यू की, ये वाला जो टर्म है इसको अगर मांगे ले आऊं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस ग्रांट फॉर कैपिटल क्रिएशन। ऐसे लिख सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, ये दोनों क्या होता है? इसको घटाते हैं तो राजस्व का घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। यानी रेवेन्यू डेफिसिट में से किसको घटा दो? ग्रांट्स गिवन फॉर कैपिटल क्रिएशन। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। देखो, प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटे में से, राजस्व घाटे में से पूंजी निर्माण के लिए दिए गए अनुदान, राजस्व घाटे में से पूंजी निर्माण के लिए राज्यों को दिए गए अनुदान, ग्रांट्स गिवन फॉर कैपिटल क्रिएशन टू स्टेट्स, ग्रांट्स गिवन फॉर कैपिटल क्रिएशन टू स्टेट्स इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटे में से पूंजी निर्माण के लिए राज्यों को
दिए गए अनुदान को घटा दिया जाता है। मतलब ये लिख लो इसका फॉर्मूला। एसेट्स, पूंजी का मतलब एसेट्स। हाँ, पर उसको अभी तक किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं है। जिस दिन क्वेश्चन करके नया वो निकालने लग जाएंगे तब हम उसको भी देख लेंगे। इसको भी कई लोग जो है वो मना ही करते हैं। कई जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो सिर्फ एक कैलकुलेशन में तुमने अकाउंटिंग के अंदर कुछ नई चीज निकाली है। ये 2012 से पहले यूज नहीं होता था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और ये इसलिए कहा गया कि अब रेवेन्यू डेफिसिट तो कम होता नहीं है सरकार से, तो सरकार ने कहा हम रेवेन्यू डेफिसिट को कम नहीं करेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने लग जाएंगे। और जो पिछला वित्त आयोग था, जो 14th फाइनेंस कमीशन था, उसने इसकी बड़ी आलोचना की थी कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है, हम इस तरीके से अलग कर रहे हैं कि ग्रांट्स को अलग करना ये सही बात नहीं है। उनका कहना था कि इस ग्रांट व्रांट को छोड़ो, तुम तो सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट किया करो, रेवेन्यू डेफिसिट ही कैलकुलेट करो। पर सरकार के लिए थोड़ा ये क्या आसान होता है भाई, सरकार को अगर ये कहा जाए कि रेवेन्यू डेफिसिट को कम करो, तो रेवेन्यू डेफिसिट तो क्या थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे यहां पर ये अपन जो केस ले रहे हैं, इसके अंदर रेवेन्यू डेफिसिट तो कितना है, 200 करोड़। तो ये 200 करोड़ को कम करना तो सरकार के लिए थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो सरकार क्या करती है कि ये तो आपसे कम हो नहीं रहा, तो सरकार ने कहा चलो इस चीज को और हटा देते हैं। तो ये मान लो ये 50 करोड़ है, तो सरकार ने इसको भी हटा दिया, और अब कितना बचा, ये 150 करोड़। तो सरकार कह रही है कि हम किसको कम कर देंगे, इसको कम करने की कोशिश करेंगे कि इस 150 करोड़ को कम करेंगे। तो 150 करोड़ वाला थोड़ा कम हो गया, तो ये तो सरकार को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर टैक्स और नॉन टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बढ़ाना तो थोड़ा आसान है बजाय के उसके। खैर ये वाली चर्चा अपन आगे करेंगे कि भाई कैसे इसको बढ़ाया जाता है और कैसे कम किया जाता है। हाँ, तो ये होता है प्रभावी राजस्व घाटा। इसके बाद अगला लिखो, तीसरा जो घाटा है वो है राजकोषीय घाटा। ये प्रभावी राजस्व घाटा ये दूसरा था। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। देखो ये बजट का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट होता है, सबसे महत्वपूर्ण घाटा है वो कौन सा है, वो फिस्कल डेफिसिट है। जैसे अपने मौद्रिक नीति में मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट पड़ी थी, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट कौन सी है, रेपो रेट। सबसे महत्वपूर्ण इंटरेस्ट रेट कौन सी होती है, रेपो रेट। अगर रेपो रेट के बारे में आपको पता लग जाए तो आपको पता लग जाएगा कि मौद्रिक नीति कैसी है, कि रेपो रेट को बढ़ाया गया या रेपो रेट को कम किया गया। वैसे ही बजट के बारे में जब देखा जाता है कि मैं आपके पास पूरा बजट सुनने का या इतना टाइम नहीं है, तो बजट में मुख्य मुख्य बातें क्या देखनी है, तो मुख्य बातों में एक जो चीज आती है वो कौन सी, किसको देखा जाता है, फिस्कल डेफिसिट को देखा जाता है कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट कैसा आ गया। इस फिस्कल डेफिसिट का अर्थ क्या होता है, देखो इसका सामान्य अर्थ होता है कि एक साल में सरकार ने कितना उधार लिया है। एक साल में क्या किया है सरकार ने, कितना उधार लिया है। उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ जाएगी, क्योंकि खर्चे आपके ज्यादा, सरकार का खर्च तो ज्यादा है, और जो पैसे आ रहे हैं, जहां जहां से पैसे आ सकते थे वो सारे आपने जुगाड़ लिए,
उसके बाद भी आपके पैसे पूरे नहीं हुए तो बाकी जो बची हुई अमाउंट है वो क्या करना पड़ेगा, आपको उधार लेना पड़ेगा। मान लो जैसे कि आपको कोई खर्चा करना है, अगले महीने कुछ खर्चा करना है, 2 लाख रुपए का खर्चा करना है। अब 2 लाख रुपए का खर्चा करना है तो तुम सोच रहे हो यार ये 2 लाख रुपए की व्यवस्था कहां से होगी, अपने पास में कहां से पैसे आएंगे। फिर आपने देखा कि भाई आपके तनख्वाह भी आती है, 1 लाख रुपए की तनख्वाह आती है, 2 लाख रुपए का तो क्या करना है आपको, खर्च। अब इसकी व्यवस्था कहां से आ रही है, 1 लाख रुपए की तो आपकी है इनकम, ये तो क्या होगी आपकी इनकम होगी। फिर आपने ये देखा कि आपने किसी को उधार भी दिया हुआ था, ये कोई आपका दोस्त था और उस दोस्त को आपने कुछ पैसे उधार दिए थे, 30,000 रुपए उधार दिए थे और तुमको भाई अब 30,000 रुपए मेरे को, मेरे पैसे वापस दे, मेरे को जरूरत है। तो आपने क्या कर लिया, उससे पैसे वापस वसूल कर लिए, तो ये आ गए 30,000, यहां से आ गए। फिर आपके पास में कोई पुराना मोबाइल पड़ा था एक, उसको भी तुमने बेच दिया OLX पे, सपोज करो 30,000 में ही बेच दिया। होशियार आदमी हो, महंगे में बेचोगे तो कितने में बेचा, 30,000 में आपने कुछ चीज बेच दी, मोबाइल और भी कोई दूसरी चीज बेची होगी, और 30,000 आपने वसूल कर लिए। अभी टोटल अभी भी व्यवस्था कितनी की हुई है, 1,60,000। अभी भी बाकी कितने बच गए, 40,000 तो अभी भी बच गए। अब क्या करोगे, अब मोटरसाइकिल बेचोगे, वो तो जो बेचना था वो सब बेच दिए, अब और क्या बेचोगे, अब अपना अब बेचना नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा, अब तुम जाकर कहीं से उधार लोगे, और उधार कितना लोगे, 40,000 रुपए का जो है वो उधार लोगे, या फिर इसको अंतर जो बचा कितना उधार आएगा, ये 40,000, ये 40,000 रुपए आपका उधार। इसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा जितना उधार लिया जाता है, जितना उधार लिया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। अगर अखबार में ये लिखा हुआ आए कि सरकार का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट इज कंटिन्यूअसली राइजिंग, इसका मतलब क्या है, सरकार पर उधार ज्यादा चढ़ रहा है। और अगर ये आए कि सरकार का राजकोषीय घाटा बिल्कुल नियंत्रण में है, इसका मतलब है सरकार को ज्यादा उधार लेने की कोशिश, मतलब जरूरत नहीं पड़ रही। और जिसको ज्यादा उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसके जो प्रबंधन है, जो वित्तीय प्रबंधन है, वो एकदम ठीक ठाक चल रहा है। अगर आपको बहुत ज्यादा उधार लेना पड़ रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा वित्तीय प्रबंधन ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर यहां पर ये 40,000 का उधार लेना पड़ रहा है, अब ये कैसे कैलकुलेशन किया अपन ने, ये तो है सरकार का, मतलब ये तो है खर्च, ये तो खर्च करना है। सरकार का खर्चा कौन सा होता है, टोटल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर। और टोटल एक्सपेंडिचर में 2 चीजें आएगी, एक तो रेवेन्यू का खर्चा करना है और दूसरा कैपिटल का खर्चा करना है। यही खर्चे हैं सरकार के, या तो राजस्व का खर्चा है या पूंजीगत खर्च है। ये क्या है, आपकी इनकम। सरकार की इनकम कौन सी होती है, सरकार की प्राप्तियां, इनकम है जो रेवेन्यू रिसीट्स है। राजस्व की जो प्राप्तियां हैं, राजस्व की प्राप्तियों में तो टैक्स में इनकम आती है और नॉन टैक्स में आती है, टैक्स और नॉन टैक्स की इनकम आती है। और इसको अगर मैं साथ में लिखूं तो लिख सकता हूं रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व की प्राप्तियां, फिर माइनस ये क्या किया था, किसी को उधार दिया हुआ था उससे वापस वसूला, तो लोन्स रिकवर्ड, वसूले गए ऋण। और ये क्या था, आपके पास कोई चीज थी उसको आपने बेच दिया था। सरकार जब अपनी किसी चीज को बेचती है तो उसको कहती है वो विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। इन दोनों को अगर मैं साथ में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, इस माइनस को थोड़ा सा आगे ले लो, इधर प्लस, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दो। इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, यही होती है, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। याद करो इसको। देखो टोटल आपको एक तो देखना है खर्च कितना हुआ, राजस्व का व्यय है और किसका व्यय है, पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर देखना है सरकार के पास पैसा आया कितना है, ये तो अपन को खर्चा करना, आया कितना है, एक तो आया राजस्व की प्राप्तियां, राजस्व की प्राप्तियों में है, दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां, कौन सी वाली, गैर ऋण, कौन सी प्राप्तियां हैं, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। इनको घटा दोगे तो जो बचेगा उसको क्या कहेंगे, ऋण। ये बचा हुआ जो, उसी को क्या कहेंगे अपन, ऋण, उसको अपन लोन कहते हैं। और यही क्या होता है, यही होता है सरकार का फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये भी जो बनाया ना इधर, इसी को फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला कहते हैं। वापस मैं लिख देता हूं,
फिस्कल डेफिसिट बराबर होता है टोटल एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स और माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। और इस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में कितनी चीजें आती है? दो चीजें आती है, एक तो लोन्स रिकवर्ड और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये होता है फिस्कल डेफिसिट। लिखो राजकोषीय घाटा। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा सृजित कुल देयताएं, टोटल लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा सृजित कुल देयताएं, टोटल लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा सृजित कुल देयताएं राजकोषीय घाटा कहलाती है, आर कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। टोटल लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड इन अ फाइनेंशियल ईयर आर कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा सृजित कुल देयताएं राजकोषीय घाटा कहलाती है। अर्थात इट मीन्स, और थोड़े सरल शब्दों में, अर्थात एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, इट मीन्स डेट टेकन बाय गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, डेट टेकन बाय गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, डेट टेकन बाय गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। और आगे लिखो गणितीय रूप में, मैथमेटिकली, गणितीय रूप में मैथमेटिकली, ये फॉर्मूला लिख लो उसका। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां और माइनस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स और माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ये क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट। लिख लिया? एक बार सिंपल पूछ लिया था ये, एज इट इज ही फॉर्मूला ही। सिंपल है। क्या होगा आंसर? ए, बी, बी, सी का कोई समर्थक है? सी के कुछ समर्थक हैं, एक एक करके आ रहे हैं। और डी का भी है कोई? सी क्या चीज? सी का कैसे हो सकते हो तुम समर्थक? कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां और प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में कितनी चीजें होती है? दो होती है, एक तो विनिवेश भी होता है और
ऋणों की वसूली भी होती है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऋणों की वसूली और विनिवेश से प्राप्तियां। ऋणों की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां ये दोनों मिलाकर ही क्या कहलाती है, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, ए जो है वो ए इसका सही आंसर है। अब देखो ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसका प्रयोग किया जा रहा है 1997 से। कब से यूज हो रहा है इसका, 1997 से इसका प्रयोग जो है वो कर रहे हैं कि अभी जो भी अंतर बचता है कि आपको जितना खर्चा करना है और जितने आपके पास पैसे आए हैं ऋण के अलावा जितने पैसे आए हैं उनका जो अंतर बचता है अभी वो सारा का सारा क्या करते हैं अपन ऋण में ले आते हैं। 1997 से पहले क्या होता था, 1997 से पहले जिस चीज का यूज किया जाता था उसको कहते थे बजट डेफिसिट। बजट घाटा। और ये जो बजट घाटा होता है ये क्या होता था, ये होता था सरकार का कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। टोटल तो आपका एक्सपेंडिचर कितना है और टोटल रिसीट। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कुल प्राप्तियों में क्या आएगा, रेवेन्यू की रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। इन दोनों का अंतर देखो, अभी वर्तमान में तो क्या होता है, इसका अंतर कितना होगा, वर्तमान में ये डिफरेंस कितना होगा, वर्तमान के अंदर बजट घाटा कितना होगा, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर कितना होगा, सोचो थोड़ा है, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर कितना होगा, जीरो। जीरो होगा ना वर्तमान में, तो होगा कि नहीं होगा। अभी अपन ने व्यवस्था की 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख का खर्चा था, तो उधार को मिलाकर टोटल कितने आए रुपए, 2 लाख रुपए आ गए थे ना, तो 2 लाख में से 2 लाख घटते हैं तो कितना आता है, जीरो आता है। वाह यार, आता है तुम्हें। तो इसका मतलब बजट घाटा कितना है, जीरो है। वर्तमान के अंदर ये जो बजट डेफिसिट है ये जीरो है, कि जितना भी आपको खर्च करना है टोटल तो आपका खर्चा, अब देखो ये ऋण भी तो इसमें शामिल कर लिया गया, जितना हमें खर्च करना है, खर्च अपन को ये दोनों चीजें करनी है, और पैसे आएंगे कहां से, इन दोनों से जो है पैसे आएंगे। तो वर्तमान में जितना अपन खर्चा करते हैं उतने की टोटल की व्यवस्था करते हैं, चाहे वो उधार से करो चाहे वो बिना उधार से करो। हम ये भी देखते हैं कि कितना पैसा तो हम टैक्स नॉन टैक्स में ला सकते हैं, हम ये देखते हैं कितना पैसा हम विनिवेश से ला सकते हैं, कितना पैसा हम लोन्स को रिकवर करके ला सकते हैं, और बाकी जो बच गया पैसा वो कहां से लाएंगे, ऋण में ले आएंगे। जितना बच गया वो पैसा कहां से आ जाता है, वो ऋण से जो है पैसा आ जाया करता है। तो वर्तमान में तो ये होता है जीरो, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, उधार लाने के बाद में भी कुछ पैसा और बच जाता था। जैसे आपको सपोज ये खर्चा करना है, इतना खर्चा करना है, ये खर्चा 2 चीजों से बनकर मिलकर बना हुआ है, एक तो रेवेन्यू का खर्चा और एक है कैपिटल का खर्चा। इसके लिए आपके पास कुछ पैसे आ रहे हैं, जैसे ये तो आ गया रेवेन्यू का रिसीट, ये रेवेन्यू का खर्चा है, रेवेन्यू की प्राप्तियां। फिर आपके पास में और पैसा कहां से आएगा, कैपिटल। मान लो ये कैपिटल का खर्चा है, इतना टोटल करना था, अभी भी अपन कहां पहुंचे हैं, यहां तक ही पहुंचे। इसका मतलब ये जो अंतर है ये अभी भी बच गया। यानी उधार लाने के बाद में भी आपको कुछ ना कुछ खर्चा बच जाएगा। जैसे अभी पिछली बार वाले जो अपन ने 2 लाख वाला जो एग्जांपल लिया था, उसमें 40,000 जो बच गया वो अपन कहां से ले आए, उधार। पर 40,000 आपको कोई उधार देने वाला भी तो होना चाहिए। आप 40,000 उधार लेने गए और लोगों ने आपको 20,000 थपा के दे दिए, बस अब 20 से ज्यादा आपको नहीं देंगे, तो क्या होगा, खर्चा तो करना है 2 लाख और पैसे आए कितने हैं टोटल, 1,80,000 ही आए। तो यानी अभी भी क्या हो गया, 20,000 बच गया। तो अब ये बाकी 20,000 कहां से लाएंगे। तो पहले क्या होता था, सरकार के इस प्रकार से कुछ चीजें बच जाती थी, कुछ खर्चा बच जाता था, कुछ पैसा बच जाता था। तो सरकार क्या करती थी, सरकार इस मामले के अंदर जाती थी आरबीआई के पास, और आरबीआई को कहती थी कि हमें जरूरत है 20,000 रुपए की। तो आरबीआई क्या करता था, प्रिंटिंग प्रेस शुरू कर देता था और 20,000 के नए नोट छाप देता था। नए नोट छाप कर किसको देता था, सरकार को देता था। मतलब जो भी बजट का घाटा पहले बचता था, उन सारे बजट के घाटे को सरकार किसको ट्रांसफर कर दिया करती थी, आरबीआई को, और आरबीआई उसके लिए नए करेंसी नोट्स जो है वो छाप देते थे, नए करेंसी नोट प्रिंट कर देते थे। पर नए करेंसी नोट प्रिंट करना क्या ये अच्छी बात है, नहीं है। क्यों नहीं अच्छी बात, क्योंकि अगर नए करेंसी नोट अगर प्रिंट कर करके आप खर्चे करोगे तब तो आपकी जो है वो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में, और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा मामला। तो सरकार पहले क्या है, लगातार ऐसा करती जा रही थी,
और 80 के दशक में तो सरकार ने जो है हद ही कर दी थी। मतलब सरकार को जब भी पैसों की जरूरत होती थी कि सरकार जो है वो घोषणाएं करती थी, नहीं चुनाव जीतने आपको, और चुनाव जीतने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, जनता को राजी रखना है। और जनता राजी कैसे रहती है, जनता राजी रहती है, जनता को कुछ ना कुछ देते रहो, और कुछ ना कुछ देते रहो तो सरकार जो है बड़ी घोषणाएं कर देते थे कि आपके लिए ये मुफ्त दे देंगे, ये इस प्रकार की योजना चला देंगे। अब योजना चला देंगे तो आपने घोषणा तो कर दी, पैसे आपके पास है नहीं, घूम घूम के घोषणाएं तो खूब करते जा रहे हो, परंतु जेब में पैसे है नहीं, तो क्या करते थे, फिर जाते थे आरबीआई के पास में कि हम घोषणा करिए हैं और तुम हो ही अपने शागिर्द, चलो छापने शुरू कर दो, तो वो नोट छापने लगते थे। तो पर इसके कारण इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। 80 के दशक में इन्फ्लेशन जो है एक बार 10% से ऊपर चली गई, 10% से ऊपर की इन्फ्लेशन जो है वो चलेगी। तो 10% से ऊपर की जब इन्फ्लेशन की तो आरबीआई में जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा साहब क्या रहे हो तुम, ऐसे थोड़ी चलता है काम, आप भी पैसे लेकर बैठे हो, हम भी पैसे लेकर बैठे हैं, ये अपन अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, ये मजाक नहीं कर रहे हैं इसमें कि ऐसे जच्चे जब कि साहब इसके नए नोट छाप देना और ये छाप देना, ऐसे कैसे छाप देंगे नए नोट, ये नए नोट जो है वापस छापे नहीं जाएंगे। परंतु सरकार जो है आरबीआई से जो भी ऐसे लेटर वेटर आते थे उनको इग्नोर कर देती थी कि नहीं नहीं नहीं, जारी रखो अपने तो काम। उसके बाद में 1982 में 1982 में मनमोहन सिंह जी बने आरबीआई के गवर्नर, और मनमोहन सिंह जी जब आरबीआई के गवर्नर बने तो उन्होंने सरकार को थोड़ा सख्ती से कहा कि देखो साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी का नाम था सुखमय या सुखमय चक्रवर्ती समिति। कौन सी समिति बनाई गई, सुखमय चक्रवर्ती समिति बनाई, और इस सुखमय चक्रवर्ती समिति ने कई सारी रिकमेंडेशन दी। उस रिकमेंडेशन में इसने कहा कि आपको अब आगे से इस बजट घाटे का प्रयोग मत करो, किसका प्रयोग करो, फिस्कल डेफिसिट का प्रयोग किया जाना चाहिए, और जो भी आपका अंतर रह रहा है वो सारा का सारा अंतर की व्यवस्था आपको कहां से करनी पड़ेगी, उधार उधार लेकर व्यवस्था करो। अगर आपको कोई उधार नहीं दे रहा है, अगर तुम्हारे लक्षण ऐसे हैं कि तुमको कोई उधार ही नहीं दे रहा है, तो अपने खर्चों को कम कर दो, खर्चों को कम करो। पर ये आरबीआई के पास आके नोट प्रिंट करवाने वाले जो बात है इसको अब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा हम करते रहे तो ये भट्टा बैठ जाएगा इसका सबका। तो इसलिए फिर बाद में जाकर जो इस व्यवस्था को बंद किया गया, और कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया, ये सुखमय चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर। लिखो, अभी तो फॉर्मूला लिखा है उसका लिखो। राजकोषीय घाटा बजट का सबसे प्रमुख घाटा है। फिस्कल डेफिसिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिसिट ऑफ द बजट। राजकोषीय घाटा बजट का सबसे प्रमुख घाटा है। फिस्कल डेफिसिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिसिट ऑफ बजट। राजकोषीय घाटा बजट का सबसे प्रमुख घाटा है। फिस्कल डेफिसिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिसिट ऑफ द बजट। राजकोषीय घाटा बजट का सबसे प्रमुख घाटा है। इसका प्रयोग 1997 से किया जा रहा है। इट इज बीइंग यूज्ड सिंस 1997। इसका प्रयोग 1997 से किया जा रहा है। इट इज बीइंग यूज्ड सिंस 1997। इसका प्रयोग 1997 से किया जा रहा है। इट इज बीइंग यूज्ड सिंस 1997। प्रयोग 1997 से किया जा रहा है। और कौन सी समिति की सिफारिश पर, सुखमय चक्रवर्ती समिति की सिफारिश, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुखमय चक्रवर्ती कमेटी, सुखमय चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुखमय चक्रवर्ती कमेटी। और इससे पहले क्या होता था, फिस्कल डेफिसिट तो 1997 से यूज कर रहे हैं, इससे पहले किसका यूज करते थे, इससे पहले यूज करते थे बजट घाटे का। लिखो, इससे पहले अर्लियर बजट डेफिसिट वाज इन यूज। इससे पहले बजट घाटे का प्रयोग किया जाता था। अर्लियर बजट डेफिसिट वाज इन यूज। इससे पहले बजट घाटे का प्रयोग किया जाता था। और बजट घाटा बराबर क्या होता है, बजट घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। देखो, बजट घाटा
कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। और इस बजट घाटे की पूर्ति कैसे करवाते थे? तो इसके लिए सरकार क्या करती थी? आरबीआई के पास जाती थी और आरबीआई को वो जारी करते थे एडहॉक ट्रेजरी बिल। क्या जारी करते थे? एडहॉक ट्रेजरी बिल या तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी करते थे और आरबीआई के द्वारा नए जो करेंसी नोट हैं वो छाप लिए जाते थे। ठीक है, इस तरीके से घाटे को पूरा करना, मतलब करेंसी नोट छाप छाप के घाटे को पूरा करना, ये कहलाता है घाटे का मौद्रीकरण। क्या कहलाता है? घाटे का मौद्रीकरण, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। लिखो, बजट घाटे की पूर्ति के लिए टू फुलफिल या टू मीट बजट डेफिसिट, टू मीट बजट डेफिसिट, बजट घाटे की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा आरबीआई को तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी किए जाते थे। गवर्नमेंट यूज्ड टू इशू एडहॉक ट्रेजरी बिल्स टू आरबीआई। सरकार के द्वारा आरबीआई को तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी किए जाते थे। गवर्नमेंट यूज्ड टू इशू एडहॉक ट्रेजरी बिल टू आरबीआई। सरकार के द्वारा आरबीआई को एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी किए जाते थे। तथा आरबीआई के द्वारा अतिरिक्त मुद्रा छाप ली जाती थी। एंड आरबीआई यूज्ड टू प्रिंट न्यू मनी या न्यू करेंसी या एडिशनल करेंसी नोट्स, ऐसा कहते हो, एडिशनल करेंसी नोट्स। आरबीआई के द्वारा अतिरिक्त मुद्रा छाप ली जाती थी। इस प्रक्रिया को घाटे का मौद्रीकरण कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। इस प्रक्रिया को घाटे का मौद्रीकरण कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। इस प्रक्रिया को घाटे का मौद्रीकरण कहा जाता है। वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। एट प्रेजेंट इट हैज बीन स्टॉप्ड। वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। एट प्रेजेंट इट हैज बीन स्टॉप्ड। और वर्तमान में बजट घाटा कितना होता है? 0। वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया। वर्तमान में बजट घाटा 0 होता है। एट प्रेजेंट द बजट डेफिसिट इज 0। वर्तमान में बजट घाटा 0 होता है। एट प्रेजेंट द बजट डेफिसिट इज 0। ट्रेजरी बिल जो है वो, एक तो ट्रेजरी बिल ये एडहॉक है। एडहॉक का मतलब क्या होता है? एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी। ट्रेजरी बिल है परंतु कैसे हैं? ये टेम्परेरी है और ये सिर्फ किसके लिए जारी किए गए हैं? आरबीआई के। मतलब एक तरीके से पहले सामान्यतया तो ऐसा होता है कि केंद्र सरकार आरबीआई को ट्रेजरी बिल देती है, आरबीआई उस ट्रेजरी बिल को किसी बैंक को, किसी या फिर किसी व्यक्ति को बेच देती है। ठीक है, यहां पर वो किसी और को नहीं बेच रहे हैं। ये ट्रेजरी बिल आरबीआई ने लिए और खुद के पास रख लिए, और सरकार को पैसे कैसे दे दिए? नोट छाप कर पैसे दे दिए। कि भाई नोट छापोगे तो उसका कोई हिसाब तो होना चाहिए कि भाई कितने नोट छापे हैं, कैसे किए हैं। तो उसका हिसाब क्या होता है? ये ट्रेजरी बिल कि साहब ये ट्रेजरी बिल रखा और सरकार को सीधा उधार दे दिया। मतलब यहां पर आरबीआई जो है केंद्र सरकार को क्या कर रही है? पैसे उधार में दे रही है, पर ये उधार में किसी और से उधार लेकर नहीं दे रही है, नए नोट छाप छाप के दे रही है। अब नए नोट छाप छाप के अगर आप उधार दोगे तो भी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी तो बढ़ेगी, बाजार के अंदर तरलता बढ़ जाएगी, और तरलता बढ़ जाएगी तो उससे इन्फ्लेशन क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। तो ये होता है कौन सा घाटा? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे के बाद में अगला है प्राथमिक घाटा। चौथा लिखो, प्राथमिक घाटा।
प्राइमरी डेफिसिट। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हलचल हो जाती है तुम्हारे? प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? राजकोषीय घाटा, और उसमें से किसको घटा देते हैं? ब्याज भुगतान को। इसका मतलब क्या है? देखो, राजकोषीय घाटा तो अपन को क्या बताता है? ये तो बताता है कि अपने को उधार कितना लिया है हमने, या सरकार ने उधार कितना लिया है, ये तो बताता है राजकोषीय घाटा। अब ये उधार क्यों लेना पड़ा? क्योंकि खर्चा हो रहा है। अब कई सारे खर्चे हैं, खर्चों में एक खर्च ये भी है कि पुराने उधारों का ब्याज, कि पुराने उधारों का अपन को क्या चुकाना पड़ता है? ब्याज भी चुकाना पड़ता है। तो इसमें हमको ये देखना है कि ये जो अपन ने उधार लिया, इस उधार का कितना भाग पुराने जो ऋण है उनके ब्याज चुकाने में चला गया है। मान लो कि ये प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो हो जाए, आपका प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर है? ब्याज भुगतान के बराबर है। यानी जितना आप उधार ले रहे हो वो सारा का सारा कहां जा रहा है? ब्याज भुगतान में जा रहा है। यानी आपने उधार लिया और लेते ही क्या किया? पुराने वालों का ब्याज दे दिया। और पुराने वालों का ब्याज दोगे तो इससे क्या होगा? अगले साल आपको उधार और ज्यादा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इस साल उधार लिया है उसका ब्याज भी तो चुकाना है। तो इसलिए आपके ऊपर ये जो ब्याज वाला पेमेंट है वो बढ़ता जाएगा। मतलब ऐसा है कि कोई व्यक्ति है, उसने बाहर से खूब सारा उधार लिया हुआ है, उसके 1 तारीख को घर पे जो है वो खूब सारे लोग आके खड़े हुए हैं बाहर कि साहब हमारे पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। अब उसको समझ में नहीं आ रहा पैसे दे कहां से, पैसे है नहीं। फिर आपने क्या किया? किसी और के पास गए, वहां से थोड़ा पैसा उधार लाए, उधार लाकर सबको आपने वापस पैसे दिए। जैसे पैसे दिए तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो फिर हमारा ब्याज तो आ गया। मूलधन तो अभी भी नहीं आया है, अभी भी सिर्फ क्या आया है? ब्याज आया है। और वो ये कहेंगे अब हम अगले महीने और आएंगे, अभी इस महीने का तो हो गया ब्याज, अब हम कब आएंगे? नेक्स्ट मंथ आएंगे। और नेक्स्ट मंथ अब सिर्फ वो ही नहीं आएंगे, जिससे उधार लेकर आए वो और आएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर किसी और के पास जाना पड़ेगा, फिर उससे पैसे लेंगे, फिर सबको बांट देंगे, फिर एक और आ जाएगा, एक की एंट्री और हो गई, फिर ऐसे करके एक एक करके एंट्री होती जाएगी। फिर क्या होगा? फिर एक दिन भागना पड़ेगा, फिर एक दिन आप कह दोगे भाई साहब अपने पास तो पैसे देने के लिए नहीं है। मतलब अब ऋण जाल में फंस जाओगे। अब भागने में मतलब एक आदमी तो भाग जाए, एक व्यक्ति हो तो भाग जाए कहीं पर, देश कहां भाग जाए? सरकार कहां भागेगी? सरकार कहीं नहीं भाग सकती। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? फिर सरकार को फिर जब मना कर देगी सरकार के साहब हमारे पास तो नहीं है पैसे देने के लिए, अगर सरकार ये मना कर दे कि साहब हमारे पास में पैसा नहीं है, हम तो दिवालिया हो गए, भाई आपके पास में अगर पैसे नहीं है चुकाने के लिए तो आपको क्या घोषित करना पड़ेगा? अपने आप को दिवालिया। अब एक व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर देश ही दिवालिया घोषित हो जाए, देश अगर दिवालिया हो गया और देश ने अगर अपने उधार चुकाने से मना कर दिया, तो ये फिर लिखा जाएगा आपके इतिहास में। इंसान का इतिहास नहीं लिखा जाता, इतिहास किसका लिखा जाएगा? देश का। तो देश के इतिहास में फिर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि साहब इस देश ने फला फला तारीख को जो है वो उधार चुकाने से मना कर दिया था, क्रेडिट डिफॉल्ट कर दिया। क्रेडिट अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो तो आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर जाएगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है आपकी क्रेडिट रेटिंग को गिरा देगी और गिराकर उसको जंक में डाल देगी। कचरा देश हो गया है और आपकी रेटिंग हो गई है कचरा। कचरा रेटिंग जो होगी, कचरा रेटिंग के जो बॉन्ड्स जारी होंगे उनको कोई उधार देने वाला नहीं है। यानी भविष्य में जब आपको और उधार लेने की आवश्यकता पड़ेगी तब क्या करोगे? तो बॉन्ड जारी करोगे, और ये बॉन्ड को खरीदेगा कौन? इसको फिर कोई खरीदने वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपकी रेटिंग बहुत कम है, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। फिर आपको बहुत ज्यादा ब्याज देकर ही आपको थोड़ा बहुत ऋण मिलेगा कि अगर आप लोन लेना ही चाहते हो तो आपको ऐसे मार्केट के अंदर अपने बॉन्ड्स जारी करने पड़ेंगे जहां पर आपको अपना इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति ज्यादा रिस्क लेना चाहता है तो वो आपको पैसा दे देगा, वरना सामान्य व्यक्ति आपको पैसे नहीं देगा। तो इस तरीके से ये इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम जो उधार ले रहे हैं उसका कितना भाग कहां जा रहा है? ब्याज के भुगतान के अंदर जा रहा है। और ये कैसे पता लगता है? प्राइमरी डेफिसिट से। देखो प्राथमिक घाटा, पहले तो फॉर्मूला लिख दो उसको। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ऑनलाइन वाला कह रहा है डेफिसिट को रिपीट करो। अरे मूर्ख, इसको पीछे कर ले।
अजीब आदमी है यार। ऑनलाइन वाले ये कैसे कह सकते हैं रिपीट करो? अबे तुम्हारे हाथ में तो ये है, तुम इसको पीछे करो, आगे करो, तेज करो, कम करो। तुम तो कैसे रिमोट कंट्रोल है तुम्हारे हाथ में। कैसे कैसे लोग हैं, कौन है ये लोग? भाई आप इसको जो भी, ऑनलाइन वाले के पास में तो सारी सुविधाएं होती हैं, और ऑनलाइन वाले तो ऐसे ही करते हैं, कभी तो जो है इसको 2x पे लगा देंगे, फिर हम खुद ही अपनी भाषा सुनते। अरे ये क्या बोल रहा है, मेरे को तो खुद को समझ में नहीं आ रहा, तेरे को समझ आता है क्या? आ जाता है मैंने तो भाई है अगले के पास में ऐसा एक्सेस है, टेक्नोलॉजी ने उसको दिया ये, तो वो उसको आगे कर सकता है। वो चाहे तो कि भाई ये बात समझ में नहीं आई, वापस लगा दे, हाँ वापस बताओ देखें, फिर वापस बताएगा। अब मैं तेरे लिए बोलूं तो सबको वापस बोलूं, और तुम्हें एक व्यक्तिगत रूप से कितनी बार आगे पीछे करो और तुम्हें लगेगा बहुत ज्यादा हो गया, ये फालतू की बात है, आगे कर दो, तो उसको आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो। ऑनलाइन वालों के पास में तो शक्तियां ही शक्तियां हैं, शक्तियों के पुंज हो, तुम पहचानो अपनी शक्तियों को। लिखो, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, प्राथमिक घाटा यह बताता है प्राइमरी डेफिसिट टेल्स दैट, प्राथमिक घाटा यह बताता है कि प्राइमरी डेफिसिट टेल्स दैट, प्राथमिक घाटा यह बताता है कि ऋण का कितना भाग, दैट व्हाट पोर्शन ऑफ डेट, ऋण का कितना भाग पुराने ऋणों के ब्याज भुगतान में प्रयोग में लिया जा रहा है। व्हाट पोर्शन ऑफ डेट इज बीइंग यूज्ड टू रीपे इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड डेट, ऋण का कितना भाग पुराने ऋणों के ब्याज भुगतान के लिए लिया जा रहा है। ऋण का कितना भाग पुराने ऋणों के ब्याज भुगतान के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है। व्हाट पोर्शन ऑफ डेट इज बीइंग यूज्ड टू रीपे इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड डेट। ठीक है, ये किससे पता लगता है अपन को? इस बात से पता लगता है। अगर आपके बहुत ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब है कि फिर सरकार का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट सरकार कर रही है, वो ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है, और देश जो है किस दिशा में जा रहा है? वो भट्टे की दिशा में। मंदी वंदी नहीं है, डूबेगा फिर, भट्टा बैठेगा फिर। ये मंदी वंदी तो क्या है? मंदी तो अर्थव्यवस्था का साइकिल है। मंदी तो आती है, मंदी तो जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई अननेचुरली अपन बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता। अर्थव्यवस्था में ग्रोथ और मंदी ये तो चलती रहेगी, अर्थव्यवस्था साइक्लिकल होती है, साइक्लिकल होती है तो मंदी तो आती रहेगी। पर जानबूझकर खड्डे में कूदना ये अर्थव्यवस्था का साइकिल नहीं है, ये आपके लक्षणों का साइकिल है। ये किसका होता है? लक्षणों के कारण आदमी जो है किसमें जाता है? वो खड्डे में जाता है। बाकी अर्थव्यवस्था जो है वो अपने आप मंदी वगैरह में तो चलती रहती है। तो मंदी इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि तो नेचुरल है। जैसे होता है ना कि अपन बीमार होते हैं, तो ये तो नेचुरल है, या फिर अपनी मृत्यु होती है, जन्म होता है और मृत्यु होती है, ये तो क्या है? नेचुरल है। पर यूं एक आदमी जानबूझ कर किसी के गाड़ी के भिड़ जाए कि नहीं साहब मैं मृत्यु लेके रहूंगा, कुछ भी हो जाए, वो मूर्खता है। तो ये देश जो है वो देश को का वित्तीय प्रबंधन कैसा होना चाहिए? वो एक अच्छा प्रबंधन हो कि आप इस देश को चला रहे हो तो इसको सही दिशा के अंदर लेके जाओ। जैसे अभी हालत खराब हुई यहाँ पर श्रीलंका में, तो श्रीलंका का जो वित्तीय प्रबंधन था वो खराब था। उनका जो घाटा है, बजट डेफिसिट यूज होता है वहां पे, उनका जो बजट डेफिसिट है वो 13% था, 13% का डेफिसिट उन्होंने कर रखा था। तो बहुत बड़ी मात्रा में आपने घाटा कर रखा है। ऐसा ही जो है वो वेनेजुएला का मैंने पहले एग्जांपल दिया था वो, कि वेनेजुएला वाले जो है उन्होंने खूब खर्चा किया, और खूब खर्चा कर करके उन्होंने इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बढ़ा दी। कि सरकार जब भी कुछ भी बात होती है सरकार कहती है वो खर्चे हम करेंगे। सरकार ने कहा सबको नौकरियां दे देंगे, जैसे होता है ना अपने यहाँ भी मांगते हैं कि सरकार नौकरियां दे, सरकार नौकरियां दे। वेनेजुएला वालों ने कहा कि कुछ भी कर लो तुम, नौकरी तो सरकारी पक्का है तुम्हारी, तुम तो बस एक बार ग्रेजुएशन करो। और कुछ लोग तो बिना ग्रेजुएशन ही 12वीं पास कर ली, आ जाना सरकार में, लगा देंगे तुम्हें। अरे तो कुछ काम भी करवाओगे कि नहीं करवाओगे? ना ना, सरकार में कोई काम नहीं है, आके बैठना ही है। यार ये ठीक है, ये नौकरी अच्छी है, अपन को कोई काम भी नहीं करना पड़ता और नौकरी भी, और निश्चित गारंटेड। ऐसी सरकार को क्या कहोगे? क्या माना जाएगा? इसको पूजा जाएगा ऐसे सरकार को? तो वाह साहब क्या गजब सरकार आ गई, सबको नौकरियां दे दी और काम भी नहीं करवा रहे। काम भी नहीं करवा रहे हो और आप नौकरी दे रखी है, तो तनख्वाह कहां से देते हो? तनख्वाह देने के लिए तुम्हारे पास भी तो आना चाहिए ना पैसा, तुम्हारे पास कहां से आता है? अरे हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस है। क्या बात कर दी आपने, आप तो आओ, सब आओ और ले जाओ पैसे।
तो सब पैसे ले आए, फिर क्या हुआ उस पैसे से? हाइपर इन्फ्लेशन आ गई आपके पास में, हर आदमी के पास लिक्विडिटी बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ गई तो हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी, और हाइपर इन्फ्लेशन आएगी तो इससे क्या होगा? वो जो वेनेजुएला में हो रहा है वैसा हो ही रहा है। 2016 में बर्बाद हुए थे वो, अभी तक बाहर नहीं निकले। 2016 से क्या आ गया? 2022 तो गया, 23 आ गया है, 23 आ गया, मतलब 7 साल तो हो गए, और आगे भी ऐसे 2-3-4 साल मुझे लग नहीं रहा कि वो वापस निकलेंगे। अभी भी उनकी इन्फ्लेशन जो है 200% के आसपास चल रही है, 200% की इन्फ्लेशन है। तो क्या है वहां? कुछ भी नहीं है, पैसे रोड पे पड़े रहते हैं। तो बर्बाद हो, पूरी जनरेशन बर्बाद हो गई। आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंदर ये जो सरकार के द्वारा जो वित्तीय प्रबंधन होता है बहुत सेंसिटिव मामला होता है, सामान्य जनता उसको उतनी समझती नहीं है, इसलिए सरकारें जैसा कर रही होती है उसको वैसा करने दिया जाता है। और जब तक सरकारें, हमारे लिए ऐसा लगता है कि हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, परंतु वो आपके लिए एक तो शॉर्ट टर्म का अच्छा और लॉन्ग टर्म का बुरा। तो लॉन्ग टर्म तक तो विजन लोगों का होता नहीं है कि दीर्घ काल में सोच सके, कि लंबे समय तक सोच सके। लोग तो कैसा सोचते हैं? इमीडिएट। और सरकार को भी चाहिए कि भाई अपन को तो इमीडिएट अभी सत्ता में आना है, बाद में कल क्या होगा, कल का कल जाने, बेटा बैठे कल इनका, आज तो अपन क्या जाए सत्ता में आ जाए, कैसे तरीके से आओ, ये इनके इन प्रकार सत्ता में आ जाओ। तो ऐसा जब कार्य होता है तो उसका जो असर फिर झेलेगी वो कौन झेलेगी? वो फिर आने वाली जनरेशन झेलेगी। मतलब वेनेजुएला के अंदर पूरी पूरी जनरेशन खराब हो गई। आप ये सोचो, जो व्यक्ति 2016 के अंदर जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, अगर आपने 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप ये देखो कि चलो अब हो गई अपनी पढ़ाई वढ़ाई, तो लो अब चलते हैं, देखिए अब जीवन में कुछ करें, और करें क्या? अर्थव्यवस्था तो बटा बैठा हुआ है, यहाँ तो करने के लिए कुछ ही नहीं है, ये नोट हैं जो रोड पे पड़े रहते हैं, इनको उठा लो और इनको जलाओ, और कोई कार्य आपके पास में बचा नहीं, काम है नहीं आपके पास में, खाने के लिए दाने नहीं है, प्रोडक्शन कुछ हो ही नहीं रहा, उत्पादन नहीं हो रहा, काम ही नहीं है। अब सोच रहे हो कि इंतजार करें, कल अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाए, अगले साल हो जाए, अगले साल हो जाए, साल निकल गए 7-8, आपकी जो उम्र है वो तो जाती जा रही है, और पता लगा कि सब आधी उम्र तो हमने इन्फ्लेशन में निकाल दी। तो इसको कहते हैं लॉस्ट जनरेशन। ऐसी जनरेशन कई देशों में होती है, जिस जनरेशन को क्या कहा जाता है? लॉस्ट जनरेशन। उस जनरेशन का गलती यही होती है, वो गलत टाइम पे पैदा हुए। समय सारे बराबर नहीं होते हैं। समय को जो घड़ियों के अंदर और मिनटों में और इनमें कैलकुलेट करते हैं कि 1 घंटा होता है, और घंटे में जो है वो 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होता है, ना ऐसा नहीं होता है। हर मिनट और हर सेकंड और हर जो घंटा है वो अलग अलग है, उसका महत्ता अलग अलग है, उसका इंपॉर्टेंस जो है वो अलग अलग इंपॉर्टेंस जो है वो हुआ करता है। हम अभी जिस एज में हो आप, अभी आपका जो समय है वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय। इससे पहले भी इतना समय महत्वपूर्ण नहीं था, उसके बाद भी इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। इससे पहले अगर तुमने जीवन के 2-3 साल यूं मस्ती में इधर उधर घूमते फिरते निकाल भी दिए तो निकाल दिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा कि साहब मैंने तो यार पूरा पूरा ऐसे ही निकाल दिया, टाइम पड़े ही नहीं। छोटा बच्चा होता है 2 साल 4 साल 5 साल का है, पूरा दिन ही घर में रहता है, उसको कोई ये थोड़ी कहता है तेरे को तेरे करियर की चिंता नहीं है क्या, थोड़ा पढ़ा लिखा कर, क्या पूरे दिन टाइम वेस्ट करता रहता है और सोता ही रहता है तू, यार शर्म नहीं आती तुझे, आलसी। उसको कोई ऐसा नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? उसका समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो जीवन के उस महत्वपूर्ण समय में नहीं है। हम अगर ऐसे सोते रहे पूरे दिन या घर पे ही रहे तो हमें कहेंगे साहब हो गया तुम्हारा, चलो। तो इसलिए हर समय जो है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए वेनेजुएला में जो जनरेशन ऐसे समय में आई है जबकि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो उस जनरेशन का जो महत्वपूर्ण समय था वो तो किस में चला गया? इन्फ्लेशन में चला गया। अब उसके बाद में उनको कुछ काम करने को मिलेगा तो सही, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे, कुछ कार्य करने को तो मिलेगा तो सही, परंतु वो जितना अच्छा कर सकते थे उतना वो नहीं कर पाए। और उससे पहले वाली जो जनरेशन थी, ये जो जनरेशन है वो इतना दुख क्यों पा रही है? वो जनरेशन इसलिए दुख पा रही है क्योंकि पिछले वाली जनरेशन में तो मतलब ग्रेजुएशन करते ही नौकरी लग रही थी। इससे पहले वाली जो जनरेशन थी, जो आदमी 2006 के अंदर ग्रेजुएशन करके निकला था, उसको तो ग्रेजुएशन करते ही नौकरी मिल गई थी सरकार के अंदर, और सरकार ने सारे खर्चे उठा लिए थे। सरकार ने कहा आपको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, टैक्स भी देने की जरूरत नहीं है, आप तो ना तो हमें टैक्स दो, ना आप हमारे लिए काम करो, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका जो खर्चे होंगे वो सब हम दे देंगे। और अगर गलती से हम तुम्हें नौकरी नहीं दे पाए, हम क्या पता इतनी नौकरी दे पाए नहीं दे पाए, अगर नहीं दे पाए तो आप बेरोजगार रह जाओगे, और जो बेरोजगार रहकर आपने जो काम किया है, ये जो आपने अचीवमेंट किया, इसके लिए हम आपको भत्ता भी देंगे। बेरोजगार मांगते हैं कि हमें क्या दीजिए? बेरोजगारी भत्ता। क्या कितना बड़ा काम हुआ है कि हम क्या रह गए?
बेरोजगार रहे हैं, कितनी मेहनत लगती है बेरोजगार बनने में, ऐसे थोड़ी बनता आदमी। तो इसके रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए इस बात का। तो अब बेरोजगारी भत्ता अगर सरकार दे, सब बेरोजगारों को देने लग जाए, तो पैसे लाएगी कहां से? सरकार पैसे कहां से लाएगी? अपन को लगता है कि सरकार के पास तो होते ही होंगे, ये थोड़ी बात होती है। ये प्रश्न ही कहां है कि सरकार के पास पैसे कहां है? तो सरकार को भी पैसे लाने पड़ते हैं, व्यवस्था तो सरकार को भी करनी पड़ेगी पैसे की। और सरकार पैसों की व्यवस्था कहां से करेगी? सरकार पैसों, अब आजकल आरबीआई से तो कर नहीं सकते, अपने यहां तो कम से कम। भारत में तो कुछ समझदार लोगों ने, मनमोहन सिंह जी जैसों ने इस बात को समझा और समझ के इस पर बैन लगवाया कि नहीं नहीं साहब, आप ये वाला रास्ता मत अपनाओ, बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए वो तो नहीं कर सकते साहब, आप सरकार जो है इस तरीके के काम तो नहीं कर सकती। फिर सरकार क्या करेगी? लोन लेगी, और लोन लेगी तो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो क्या होगा? बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ेगा। अब प्रश्न इसी पर आता है, इस फिस्कल डेफिसिट के ऊपर कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो कैसा होना चाहिए। या फिर एक बार तो पहले बात तो ये जो बजट का जो डेफिसिट है, ये जो भी डेफिसिट होता है, इसकी फाइनेंसिंग होती कैसे है? पैसे आते कहां से हैं? तो या तो पैसे आते हैं ऋण लेके, या फिर आते हैं मौद्रीकरण से, बजट का जो है वो क्या कर दिया जाता है? मोनेटाइजेशन। तीसरा एक तरीका ये भी होता है कि सरकार क्या करती है कि सरकार को अगर खर्चे बढ़ाने हैं और अब पैसे चाहिए तो सरकार अपने टैक्सेस को बढ़ा सकती है कि क्या बढ़ा दे? टैक्स बढ़ा दे। पर टैक्स बढ़ाने से हमेशा रेवेन्यू बढ़ जाए ये भी नहीं होता है। सामान्य सोच है, ये जनरल सोच है, सीधी सोच है। सीधी सोच तो क्या होती है कि अगर आपको पैसे बढ़ाने हो, सरकार को अपनी इनकम बढ़ानी हो, तो क्या करे सरकार? टैक्स की रेट को बढ़ा दे। पर टैक्स की रेट को बढ़ाने से हमेशा जो है वो पैसे बढ़ते नहीं। टैक्स को रेट बढ़ाने से टैक्स का रेवेन्यू नहीं बढ़ता। ये ऐसे होता है, ऐसा, इसका एक ऐसा कर्व होता है जिसको कहते हैं लाफेर्स कर्व। कौन सा कर्व है ये? लाफेर कर्व। और लाफेर कर्व किसके बीच में रिलेशन बताता है? टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट। कि इधर हम टैक्स रेट को बढ़ा रहे हैं, जैसे आपने टैक्स रेट को बढ़ाया, मान लो ये 10% है, ये 20% है, टैक्स रेट को बढ़ाया तो आपका रेवेन्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ये रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट है उसके बाद क्या होने लगेगा? रेवेन्यू कम होने लगेगा। कि रेट तो बढ़ा रहे हो और रेवेन्यू क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आप रेट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेवेन्यू क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो हमेशा टैक्स रेट बढ़ाने से रेवेन्यू जो है वो नहीं बढ़ता। भारत के अंदर एक समय ऐसा था जब टैक्स रेट जो है वो 97% थी। कितने परसेंट टैक्स रेट कर दिया? 97। टैक्स होता क्या है वैसे? टैक्स होता है हमारी जो इनकम है उस इनकम में सरकार का हिस्सा। हमारी इनकम, हमारे खर्चे, जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, उन आर्थिक गतिविधियों में किसका हिस्सा है? सरकार का हिस्सा जो है वो होता है। कि आपने जैसे कमाई करी, आपके पास में कमाई आएगी, सैलरी आएगी, जैसे सैलरी आएगी तो सरकार अवतरित होगी और सरकार आपसे कहेगी कि आ गई सैलरी, तो आपको हाँ आ गई, तो ला थोड़ा दे, इधर दे, हिस्सा दे मेरा। फिर आपने अगर कोई बिजनेस लगा रखा है, उसमें कुछ प्रॉफिट आया, जैसे प्रॉफिट आया तो कौन आएगा? सरकार। आ गया प्रॉफिट? हाँ आ गया, ला पैसे दे देते। आपने कोई खर्चा किया तो जैसे तुम कोई खर्चा करोगे, खर्चा करते ही उसमें कौन आएगा? सरकार। यार बड़े खर्चे कर रहा है, ला थोड़े पैसे हमें दे। तुमने कोचिंग लेने आए हो, तुम जैसे कोचिंग लेने आए तो सरकार ने कहा अच्छा कोचिंग लेने जा रहे हो? हाँ। कितने रुपए में? 94,000। तो सारे नहीं, थोड़ा हमें, जो कोचिंग लेने के पैसे हैं तो थोड़े हमें भी दो। 18% का जीएसटी है। ये जो तुमने कोचिंग की फीस दी है ये सारी कोचिंग को नहीं दी है, इसका 18% जो है किसको दिया है? गवर्नमेंट को जो है दिया है। इसका हिस्सा गवर्नमेंट को भी जाता है। तो हम जो भी खर्चे करते हैं, जो हमारे पास इनकम आती है, सब में हिस्सा किसका है? गवर्नमेंट का। और सरकार ने एक बार कॉर्पोरेट टैक्स की रेट कितनी कर दी? 97%। इसका मतलब क्या है? अगर कोई आदमी 100 रुपए कमाए तो उसमें से 97 कौन ले जाएगा? सरकार। 100 रुपए कमाए, कमाते ही सरकार आ गई, अरे वाह क्या बात है, 100 रुपए कमा लिए? हाँ साहब कमा लिए, ला दे देखें। लो कितने? 97। और 3 रुपए का चिल्लर आपको वापस दे दे, कीप द चेंज, ऐसे और क्या दे। तो अब ये 3 रुपए के आपको मिला है, 100 रुपए की आपने मेहनत की थी। व्यक्ति ने बिजनेस लगाया, उस बिजनेस के लिए पहले रिस्क लिया, रिस्क लेने के बाद में अपने प्रोडक्ट को बनाया, उसकी मार्केटिंग की, सब काम किया। 100 रुपए कमाए, और 100 रुपए कमाए तो आपके खुद के हाथ में कितने आए हैं? 3 रुपए। और 97 कौन ले गया? सरकार। ऐसा अगर होगा तो आदमी क्या करेगा? उस बिजनेस को बंद करेगा कि छोड़ो अपने काम को करने, ऐसे बिजनेस क्यों परेशान हो रहे हैं? सुबह शाम परेशान अपन होते हैं, सरकार को पैसा मिलता है, खुद के लिए थोड़ी कर रहे हैं काम, फिर तो सरकार के लिए कर रहे हैं। तो जब सरकार के लिए कर रहे हो तो सरकार के अंदर जाकर करो,
तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। जब इतना ही काम कर रहे हैं तो बिजनेस लगाने की जरूरत कहां है? फिर तो आदमी क्या करे, आरएएस आईएएस की तैयारी कर ले, इतनी मेहनत करेगा तो आईएएस ही बन जाएगा। तो इसलिए फिर लोग जो है वो बिजनेस लगाना बंद कर देते हैं, और बिजनेस लगाना बंद कर देते हैं तो देश के अंदर जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज होनी चाहिए, उद्यमिता की जो एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और भारत में ये समस्या है, भारत के अंदर ये समस्या है कि भारत के अंदर जॉब चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि जॉब देने वालों की संख्या बहुत कम है। ऐसे लोग जो कि बिजनेस लगाएं और बिजनेस लगाकर रोजगार दें, उनकी संख्या बहुत कम है। अधिकतर लोगों की संख्या कैसी है कि साहब किसी तरीके से हमें जॉब मिल जाए, ये इनके इन प्रकार हमें जॉब मिल जाए, बस उतनी हिम्मत है, उससे ज्यादा बड़ी हिम्मत नहीं है। तो ये टैक्स रेट जब ज्यादा होती है तो भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता। तो इसलिए टैक्स रेट से हमेशा रेवेन्यू बढ़ेगा ऐसा नहीं होता, पर फिर भी डेफिसिट को पूरा करने के लिए एक और तरीका वो क्या यूज होता है, टैक्स रेट को बढ़ाने का प्रयोग जो है वो होता है। तो घाटे का वित्तयन, ये जो घाटा हुआ उस घाटे का वित्तयन या वित्तीयन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 3 चीजों का प्रयोग किया जाता है। या तो कैसे कर सकते हैं, ऋण से पूरा कर सकते हैं, या फिर घाटे का मौद्रीकरण किया जा सकता है, डेफिसिट को मोनेटाइज किया जा सकता है, नए नोट छाप लो, या फिर क्या कर सकते हो आप अपने टैक्स रेट्स को बढ़ा सकते हो। देखो हेडिंग डाल दो, घाटे का वित्तयन, घाटे का वित्तयन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे का वित्तयन। घाटे के वित्तयन के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आर यूज्ड। घाटे के वित्तयन के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। निम्नलिखित विधियों का प्रयोग है, हाँ बंद हो गया, पर है तो सही ना विधि, तो थियोरेटिकली तो है, बंद हो गया, अपने यहां बंद हो गया, पर ऐसे दुनिया में तो चलता है ना। लिखो पहला, और बंद हो गया, ये तो सरकार ने बंद किया है, कल को सरकार वापस शुरू कर दे, सरकार है वो सर्वशक्तिशाली। लिखो पहला, ऋण थ्रू डेट, पहला है ऋण, डेट। दूसरा, घाटे का मौद्रीकरण, डेफिसिट मोनेटाइजेशन, घाटे का मौद्रीकरण, डेफिसिट मोनेटाइजेशन। डेफिसिट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? अतिरिक्त करेंसी नोट छापना, तो ब्रैकेट में लिख लो, अतिरिक्त करेंसी नोट छापना, प्रिंटिंग एडिशनल करेंसी नोट्स, अतिरिक्त करेंसी नोट छापना, प्रिंटिंग एडिशनल करेंसी नोट्स। और तीसरा है करों में वृद्धि, इंक्रीज इन टैक्सेस, करों में वृद्धि। नहीं तो 97 मिलेगा तो तब ना जब कोई कमाएगा। एक बार आप एक आदमी से ले लो, फिर क्या होगा? उसके बाद वो बंद कर देगा काम, फिर कहां से लोगे? फिर बैठे रहेंगे। तो इस तरीके से अब देखो, अब ये जो डेफिसिट है, अब घाटे का वित्तयन मतलब कुछ घाटा जो है वो सरकार क्या करती है, जानबूझकर मेंटेन करती है। फिस्कल डेफिसिट जो है ना, फिस्कल डेफिसिट में ये बात आती है कि फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब सरकार को उधार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, प्रश्न ये है। उधार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ले लेना चाहिए। देना चाहिए? लेना चाहिए। हाँ, उधार ले लेना चाहिए। पर उधार में 2 बातें ध्यान में रखनी होती है। उधार तो लिया जाना चाहिए, उधार जो है वो लेना कोई बुरी बात नहीं होती, उधार तो लिया जाना चाहिए, क्योंकि आपको कोई उधार दे रहा है यही बहुत बड़ी बात है। वो उधार दे रहा है तो ले लो,
उधार दे रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वरना कौन देता उधार? वरना कोई उधार नहीं देगा। कि जैसे वो मैंने पहले बताया था कि आप में से कोई चले जाओ किसी बैंक में और बैंक में जाकर कहो उसको 4,000 करोड़ का ऋण देना, देखे बैंक के अंदर जाओ और बैंक वाले को क्या कहो 4,000 करोड़ का लोन देना, देखें तो बैंक वाले क्या कहेंगे? बैंक वाले जो है वो आपको ये कहेंगे कि भाई यार क्या सुबह सुबह ही, अभी तो समय भी नहीं हुआ, तो पागल हो गया, क्या बात है? तो इस वजह से अब ऐसा कर रहे हैं। और अगर मुकेश अंबानी आकर ये कहे कि देना देखें 4,000 करोड़ रुपए, तो क्या होगा? फिर वो कहेंगे कि भाई अपने हमारे बड़े साहब को बुलाते हैं और हम तो इसके लिए कैपेबल नहीं है, हमारे सीईओ को फोन करते हैं, एमडी को फोन करते हैं, कौन से बात कर रहे हैं? अच्छा, उसको तो इतनी इज्जत और अपन को यूं ही कि बार हाँ दको देर पीछे पड़ा हुआ इतनी देर से, देखो देर कर दूं बारे हाँ, तो इस तरीके से उकसा रही है। तो इस तरीके से क्या है कि ये, अरे छोड़ो इनको, फालतू बकवास, ऐसे चीप काम है ये बहुत। हाँ चलो छोड़ो इनको, तो लिखो, तुम लिखो, कुछ मात्रा में राजकोषीय घाटा, कुछ मात्रा में राजकोषीय घाटा आवश्यक है। सम अमाउंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कुछ मात्रा में राजकोषीय घाटा आवश्यक है। सम अमाउंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज कुछ मात्रा में राजकोषीय घाटा आवश्यक है। सम अमाउंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज नेसेसरी, कुछ मात्रा में राजकोषीय घाटा आवश्यक है, क्योंकि इससे पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया जा सकता है। बिकॉज इट कैन इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया जा सकता है। इट कैन इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया जा सकता है। तथा रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन बी क्रिएटेड, तथा रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। तथा रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? कुछ मात्रा का फिस्कल डेफिसिट जो है वो जरूरी है। इसलिए सरकार क्या करती है, ऐसा कहा था ना कि सरकार क्या घाटे में ही रहती है, तो सरकार जानबूझकर घाटे में रहती है। और घाटे में रहना बुरी बात नहीं है, कुछ मात्रा में घाटा जो है वो होना चाहिए। अगर आपको लोन मिल रहा है तो उस लोन का प्रयोग, लोन लिया जाना चाहिए। पर ध्यान ये है कि भाई लोन लेने के बाद में हम उस लोन का यूज कहां कर रहे हैं। ऋण लेना बुरी बात नहीं है, पर ऋण लेकर हम उसका कहां यूज कर रहे हैं। क्या उसका प्रयोग कंजप्शन के लिए किया जा रहा है, या उसका प्रयोग जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, एसेट्स को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अगर एसेट्स कब बढ़ेगी? जब खर्चा कैसा होगा? कैपिटल का। कैपिटल के खर्चे में ही बढ़ती है एसेट्स। या तो एसेट बढ़े, कैपिटल का जो खर्चा है, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे एसेट्स क्या होती है? बढ़ती है, और लायबिलिटी कम होती है। पूंजीगत खर्च करते हो तब तो ठीक है, परंतु उधार ले लेकर अगर रेवेन्यू का खर्चा कर रहे हो, रेवेन्यू का खर्चा है कंजप्शन का खर्चा, उपभोग का खर्चा, उधार ले लेकर अगर उपभोग किया जा रहा है तो फिर वो दिक्कत जो है वो देगा। तो उधार लेकर ज्यादा जो है क्या नहीं किया जा सकता? उपभोग नहीं किया जा सकता। ऐसे जैसे आप अपने दोस्तों को बुला बुला के पार्टियां दो, और पार्टी कैसे दे रहे हो? उधार ले लेकर। उधार ले लेकर दोगे तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। जैसे वो चारवाक का एक कथन है, चारवाक एंशिएंट फिलॉसफी में एक फिलोसोफर था जिसका नाम क्या था? चारवाक। चारवाक जो है वो इंडियन फिलॉसफी का मटीरियलिस्ट है, भौतिकतावादी है, और ये कहता है कि इसका एक प्रसिद्ध कथन है, इसका मतलब जीवन का उद्देश्य क्या मानता है? इसका मैंने कहना है कि जीवन का उद्देश्य है वो है खाओ पियो मौज करो। क्या उद्देश्य है? खाओ पियो मौज करो, और सुख प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो इसका एक कथन है, वो है यावत जीवम सुखम जीवेत, जब तक जीवो सुख से जीवो। यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, उधार लेकर घी पियो, लेकिन घी पियो। क्या पीना जरूरी है? घी पीना जरूरी है, भले क्या हो, उधार लेकर चाहे घी पियो। ऐसा कौन कहता है? चारवाक। पर चारवाक गलत कहता है।
उधार ले लेकर घी पीने से, ज्यादा दिन तक उधार ले लेकर घी पिए तो तेल निकल जाएगा। उधार लेकर घी नहीं पीना है। घी पीना एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू का खर्चा है। घी पीना कैसा खर्चा है? रेवेन्यू का खर्चा है, कंजप्शन का खर्चा है। कंजप्शन का खर्चा अगर उधार ले लेके करोगे तो फिर तो तेल निकल जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उधार तो लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस उधार से क्या किया जाए, उससे एक्सपेंडिचर, उससे निवेश करो। और जो रेवेन्यू का खर्चा करना है, घी पीना है अगर आपको, तो उसको कमाई करके करो। ठीक है, आप जितना कमाई करो, कमाई करने से जो पैसा आता है उससे, उसको अगर आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर में लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर करो और खूब करो, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बड़ा जो काम कर रहा है वो कार्य किया जा सकता है, पर ऋण ले लेकर अपन क्या नहीं कर सकते, कंजप्शन का खर्चा करना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। ऋण किसके लिए लिया जाना चाहिए? कैपिटल के खर्चे के लिए लिया जाना चाहिए, क्योंकि कैपिटल का खर्चा जो होता है वो प्रोडक्टिव खर्चा होता है, उससे एसेट्स जो है वो बिल्ड होती है। और जैसे जैसे एसेट्स आपकी बिल्ड होगी, फ्यूचर में आपकी इनकम क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और फ्यूचर में जो आपकी इनकम बढ़ रही है, उस बढ़ी हुई इनकम से आप क्या कर सकते हो? अपने रेवेन्यू के खर्चे कर सकते हो। तो रेवेन्यू का खर्चा वहां से किया जाना चाहिए, उधार लेकर ये खर्चे नहीं किए जाने। तो अगर सरकार अगर जैसे रेवेन्यू का खर्चा करती है, तो रेवेन्यू खर्चे में सब्सिडीज, तो सरकार अगर सब्सिडीज देती है तो सब्सिडीज देना अपने आप में बुरी बात नहीं है, परंतु उधार ले लेकर देना बुरी बात है। तो सब्सिडी देना या किसी को सुविधा देना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु अगर वो सुविधा देने के लिए या वो सब्सिडी देने के लिए आपको लगातार उधार लेना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप लंबे समय तक ये काम नहीं कर सकते हो। और अर्थव्यवस्था में जहां से आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ भी रहा है, ये जो टैक्स नॉन टैक्स में जो थोड़ा बहुत पैसा आ भी रहा है, वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा अगर आपका फिस्कल डेफिसिट लगातार क्या हुआ, वो बढ़ता गया। तो कुछ मात्रा का फिस्कल डेफिसिट जरूरी है, और सरकार क्या करती है? जानबूझकर उसको मेंटेन करती है। ये जो अवधारणा है कि कुछ मात्रा में तो फिस्कल डेफिसिट होना ही चाहिए, ये अवधारणा किसकी है? ये एक इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था जेएम केन्स। क्या नाम है इसका? जेएम केन्स नाम का ये इकोनॉमिस्ट है। और इस जेएम केन्स ने जो है वो क्या कहा था कि सरकार को कुछ मात्रा में फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करना चाहिए। बेसिकली ये जेएम केन्स जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, और इसने वहां 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया यूएसए में, तो वहां की जो सरकार थी यूएसए की, रूजवेल्ट वहां के राष्ट्रपति थे, और उनको उसने सलाह दी कि आपको क्या करना चाहिए। अभी ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है, डिप्रेशन है तो मतलब बाकी और किसी के पास तो खर्चा करने के लिए पैसे है नहीं। ऐसी परिस्थिति में खर्चा किसको करना चाहिए? सरकार को खर्चा करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए। और गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंडिचर करे? चाहे उधार लेकर करे, पर सरकार खर्चा करे। सरकार खर्चा करेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आएगा, थोड़ा रोजगार आएगा, और जैसे उनके पास रोजगार आएगा तो वो फिर फर्दर डिमांड करेंगे, और फिर वो इस तरीके से साइकिल जो है वो चल जाएगी। तो साइकिल को चलाने के लिए शुरुआत किसको करनी पड़ेगी? वो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। और ये किसने दी थी अवधारणा? जेएम केन्स ने। लिखो, सरकार जानबूझकर कुछ राजकोषीय घाटा बनाए रखती है। Government intentionally maintains some amount of fiscal deficit. सरकार जानबूझकर कुछ राजकोषीय घाटा बनाए रखती है। Government intentionally maintains some fiscal deficit. जानबूझकर सरकार कुछ राजकोषीय घाटा जानबूझकर बनाए रखती है। ठीक है, यह अवधारणा अर्थशास्त्री जेएम केन्स के द्वारा दी गई थी। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय इकोनॉमिस्ट जेएम केन्स। यह अवधारणा अर्थशास्त्री जेएम केन्स के द्वारा दी गई। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय इकोनॉमिस्ट जेएम केन्स। ठीक है, तो यानी कुछ मात्रा में तो अगर राजकोषीय घाटा है तो वो अच्छा है, और वो भी कभी अच्छा है जब उसका प्रयोग काम पर किया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है तो वो अच्छा होता है। परंतु अगर राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो क्या होता है? तब दिक्कत देने लगता है कि राजकोषीय घाटा कुछ मात्रा में तो होना चाहिए पर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे इन्फ्लेशन की अपन ने बात की थी, कुछ मात्रा में इन्फ्लेशन है तो अच्छी है, पर वो बहुत ज्यादा है तो वो क्या है? फिर वो नेगेटिव है। तो वैसे ही राजकोषीय घाटे में भी ऐसा ही है। तो लिखो आगे, उच्च राजकोषीय घाटे के प्रभाव, इंपैक्ट्स ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट।
उच्च राजकोषीय घाटे के प्रभाव, इंपैक्ट्स ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट। उच्च राजकोषीय घाटे के प्रभाव, इंपैक्ट्स ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट। उच्च राजकोषीय घाटे के प्रभाव, क्या प्रभाव होते हैं? अगर राजकोषीय घाटा आपका ज्यादा है, फिस्कल डेफिसिट अगर आप पे ज्यादा है, तो इसका मतलब भाई उधार ज्यादा चढ़ा हुआ है, और उधार ज्यादा चढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर उधार बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ होता है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है कि साहब इनको इतना उधार लेना पड़ रहा है, इसका मतलब इनकी कमाई ढंग से हो नहीं रही, और कमाई ढंग से नहीं हो रही इसका मतलब ये जो प्रबंधन कर रहे हैं या फिर जो भी कार्य कर रहे हैं वो उतना अच्छे से नहीं किया जा रहा है। तो आपकी, अगर आपका हाई फिस्कल डेफिसिट है तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। और सरकार की क्रेडिबिलिटी पता कैसे लगती है? क्रेडिट रेटिंग से। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती है, जैसे मैंने बताया था ना कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के, जैसे कौन कौन सी है? S&P है, मूडीज है, ठीक है, फिच है, ये जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। और ये क्या करते हैं? ये क्रेडिट रेटिंग को आपके गिरा देंगे, और आपकी क्रेडिट रेटिंग अगर गिर गई तो फिर आपके जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली बात जो हाई फिस्कल डेफिसिट से दिक्कत होती है वो होती है कि सरकार की विश्वसनीयता कम हो जाती है और क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है। देखो पहला, इससे सरकार की विश्वसनीयता कम हो जाती है। इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी, इससे सरकार की विश्वसनीयता कम हो जाती है। इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी, सरकार की विश्वसनीयता कम हो जाती है। इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता कम हो जाती है। तथा क्रेडिट रेटिंग गिरा दी जाती है। एंड क्रेडिट रेटिंग इज रिड्यूस्ड, तथा क्रेडिट रेटिंग गिरा दी जाती है। सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट रेटिंग एजेंसीज हैं। सबके सरकार के क्या होता है, सब बॉन्ड्स को रेटिंग कर देती है। जो भी बॉन्ड है उसका रेटिंग देने का काम इनका, चाहे सरकार का बॉन्ड हो, चाहे प्राइवेट बॉन्ड हो, चाहे कुछ भी हो। चाहे अगर वो डिबेंचर है तो उसको भी रेटिंग देंगे, अगर वो आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है तो उसको भी रेटिंग देंगे, कमर्शियल बिल है तो उसको रेटिंग देंगे, कमर्शियल पेपर है तो उसको भी रेटिंग देंगे। सब चीजों को रेटिंग देने का काम कौन करती है? ये एजेंसीज। इनका काम यही है, रेटिंग देने का ही काम है। इनके अंदर जो भी लोग एम्प्लॉयड हैं उनका काम यही है कि साहब उसका असेसमेंट करो और असेसमेंट करके उसका रेटिंग दी जाए। तो आपकी एक तो रेटिंग कम हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, अगर आप उधार बहुत ज्यादा ले रहे हो तो उधार बहुत ज्यादा लोगे तो क्या होगा कि ये जो ऋण है, अभी की जनरेशन है, उस जनरेशन तो ले लिया उधार और अपना काम निकाल लिया, परंतु ये जो उधार का भार है वो किस पर ट्रांसफर हो जाएगा? वो आने वाली जनरेशन पर ट्रांसफर हो जाएगा। कि जैसे सरकार को उधार लेना था और सरकार ने उधार लेने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर दी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी की 10 साल की, लॉन्ग टर्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10 वर्ष की। अब जिस आदमी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैच्योर कब होगी? 10 साल बाद। कि जैसे अगर मान लो किसी बैंक ने इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, मतलब गवर्नमेंट को कितने रुपए दे दिए? 100 करोड़ रुपए जो है सरकार के पास आ गए। अब सरकार को क्या करना है? ये वापस देने इनको, और वापस देने मान लो 110 करोड़ रुपए जो है वो आपको वापस चुकाना है। और ये आपने कह दिया कि कितने साल बाद चुकाना है? ये 10 साल मान लो, 10 साल बाद इसको वापस चुकाना है। यानी अभी आने इस वाली जनरेशन को तो मिल गए 100 करोड़ रुपए मिल गए, और वो 100 करोड़ में जो भी करना है उनको वो कार्य करे, पर इसको चुकाएगा कौन? 10 साल बाद वापस चुकाए जाएंगे। यानी 10 साल बाद में जो सरकार होगी या उस जनरेशन ने जो सरकार बनाई होगी, उस सरकार को क्या करना पड़ेगा? ये खर्चा करना पड़ेगा। ये जबरदस्ती का खर्चा हो गया उनका। कि जैसे कहते हैं ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सी चीजें आती है? एक तो दिया गया ऋण और चुकाया गया ऋण। यानी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में अधिकतर खर्चा तो किस बात का हो रहा है? चुकाए गए ऋण, कि पुराने उधार ही चुक रहे हैं। और पुराने उधार अगर चुकाओगे ज्यादा तो फिर वो जो जनरेशन होगी वो खुद के यहां पर अगर कोई खर्चा करना चाहे कि उनको खुद को कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो तो उसके पर वो ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। यानी ये जो ऋण का भार होता है, डेट बर्डन होता है, वो किस पे ट्रांसफर हो जाता है? आने वाली जनरेशन पर ट्रांसफर हो जाता है। कि दादाजी ने अगर ऋण बहुत ज्यादा लिया था, उधारी ली है, तो पोताजी क्या करेगा? चुकाएगा ही। उसकी जिंदगी तो उधार चुकाने में ही चलेगी।
कि साहब आप तो अच्छा काम करते हो, फिर क्यों, क्या करते हो उस पैसे का, क्या करते हो साहब, दादाजी हमारे बड़े मजे करके गए हुए हैं, उनके पैसे चुकाते हैं, उनका उधार चुकाते हैं। तो अब उसके उधार आप चुका रहे हो, तो ये जो डेट बर्डन है वो आपने किस पर ट्रांसफर कर दिया है, फ्यूचर जनरेशन पे ट्रांसफर कर दिया। और यहां पर भी ऐसा ही होता है। हाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि ऋण भार जो है वो आने वाली भविष्य की पीढ़ी पर हस्तांतरित हो जाएगा, और अगर ऋण भार ऐसा भविष्य की पीढ़ी पर हस्तांतरित हुआ तो उसके कारण उस पीढ़ी की जो भी डेवलपमेंटल एम्बिशंस हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं कि वो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो विकासात्मक कुछ उनका खुद के सपने हैं, वो पूरे नहीं कर पाएंगे। देखो, ऋण भार भविष्य की पीढ़ी पर हस्तांतरित हो जाता है। डेट बर्डन इज ट्रांसफर्ड टू फ्यूचर जनरेशन। ऋण भार भविष्य की पीढ़ी पर हस्तांतरित हो जाता है। डेट बर्डन इज ट्रांसफर्ड टू फ्यूचर जनरेशन। ऋण भार भविष्य की पीढ़ी पर हस्तांतरित हो जाता है, जिससे उनकी विकासात्मक महत्वाकांक्षाएं प्रभावित होती है, विच अफेक्ट्स, उससे उनकी विकासात्मक महत्वाकांक्षाएं प्रभावित होती है, विच अफेक्ट्स देयर डेवलपमेंटल एम्बिशंस, से उनकी विकासात्मक महत्वाकांक्षाएं प्रभावित होती है, विच अफेक्ट्स देयर डेवलपमेंटल एम्बिशंस। ऋण भविष्य की पीढ़ी पर हस्तांतरित हो जाता है, जिससे उनकी विकासात्मक महत्वाकांक्षाएं प्रभावित होती है, विच अफेक्ट्स देयर डेवलपमेंटल एम्बिशंस। ये हो जाएगा। और फिर आपने ऋण लिया है, उधार लिया है, तो ये उधार कहां से लिया है? उधार या तो ऋण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। या तो देश के अंदर से लिया है या देश के बाहर से लिया है। देश के अंदर से लिया है तो भी दिक्कत है, देश के बाहर से लिया है तो भी दिक्कत है। अगर आपने ऋण जो है वो देश के अंदर से ही लिया है, देश के भीतर से ही लिया है, सरकार ने अगर देश के भीतर से ज्यादा ऋण ले लिया, तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए जो लोन बचेगा वो कम बचेगा। कि भाई जैसे ये जो भी बैंक्स होते हैं वो लोन देते हैं, और ये लोन किसको दे सकते हैं? गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी दे सकते हैं। अगर ज्यादा लोन गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जो लोन जाएगा वो कम जाएगा तो निजी क्षेत्र को ऋण कम मिलेगा। और निजी क्षेत्र को ऋण जो है फिर फर्दर किधर मिलता है? या तो इंडस्ट्री या कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को भी कम मिलेगा और इंडस्ट्री को कंज्यूमर को कम मिला तो डिमांड कम हो जाएगी, और इंडस्ट्री को कम मिला तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो इससे देश के अंदर क्या होता है? निवेश जो है वो प्रभावित होने लग जाता है। अगर आपका ऋण ज्यादा किसने ले लिया है? गवर्नमेंट ने। देखो, यदि ऋण देश के भीतर से ही लिया गया है, इफ डेट इज टेकन विद इन द कंट्री, यदि ऋण देश के भीतर से ही लिया गया है, इफ डेट इज टेकन विद इन द कंट्री, यदि ऋण देश के भीतर से ही लिया गया है, इफ डेट इज टेकन विद इन द कंट्री, तब निजी क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता, देन डेट अवेलेबिलिटी या क्रेडिट अवेलेबिलिटी, देन क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर प्राइवेट सेक्टर विल रिड्यूस। निजी क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता कम हो जाएगी। क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर प्राइवेट सेक्टर विल रिड्यूस। निजी क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता कम हो जाएगी। क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर प्राइवेट सेक्टर विल रिड्यूस। निजी क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा? इससे निवेश प्रभावित होगा, विच विल अफेक्ट इन्वेस्टमेंट। विच विल अफेक्ट इन्वेस्टमेंट, इससे निवेश प्रभावित होगा। और अगर उधार देश के बाहर से लिया जाता है, विदेशों से लेते हो, तो बाहर से अगर आप ऋण लोगे तो किस में लोगे? विदेशी मुद्रा में, फॉरेन करेंसी में लेना पड़ेगा, डॉलर में लोगे, और उसको चुकाना भी किस में पड़ेगा? डॉलर में चुकाना पड़ेगा। तो अगर विदेशों से ऋण लिया गया है तो इससे आपका विदेशी मुद्रा भंडार, क्योंकि उसको चुकाना, उसका ब्याज भी इवन, आपको मूलधन तो मान लो जब वो मैच्योर होगा तब चुकाना है, पर ब्याज तो आपको हर साल चुकाना है, और तो और ब्याज भी किस में जाएगा? वो डॉलर में वापस जाएगा, और डॉलर में वापस जाएगा तो इसके कारण आपका विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो फिर फॉरेक्स रिजर्व जो है इसके कारण प्रभावित होता है। 1991 का जो भारत का संकट आया था, 1991 का जो क्राइसिस आया, उस क्राइसिस के कई सारे कारण थे।
कुछ तो इमीडिएट कारण थे और कुछ लॉन्ग टर्म के कारण थे। उसकी जो लॉन्ग टर्म के कारण है उसमें एक कारण यह भी था कि 80 का जो दशक है, 80s का जो दशक गुजरा, उस दशक के अंदर भारत का फिस्कल डेफिसिट जो है बहुत ज्यादा था। भारत का राजकोषीय घाटा जो है लगभग 8% से ज्यादा था। 8% के करीब जो है हमारा क्या हुआ करता था उस समय, फिस्कल डेफिसिट था। यानी आपका 8% किस चीज का, जीडीपी का। यानी जीडीपी का 8% आपको उधार लेना पड़ रहा है। कि अगर आपकी जीडीपी जो है वो 100 करोड़ रुपए है तो आपको 8 करोड़ रुपए का क्या लेना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है। तो ये जीडीपी का 8% तो उनको उधार ही लेना पड़ रहा है। तो हाई फिस्कल डेफिसिट है। और ये हाई फिस्कल डेफिसिट भी कहां से ले रहे हैं, विदेशों से। फॉरेन जो डेट है उसकी मात्रा वहां ज्यादा थी। और फॉरेन डेट अगर ज्यादा होगा तो उस फॉरेन डेट को चुकाओगे कैसे, उसका ब्याज का भुगतान भी फॉरेक्स रिजर्व में, मतलब फॉरेन करेंसी से ही होगा। तो इससे विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाने लगी, और देश से बाहर जाने लगी तो विदेशी मुद्रा क्या होने लगी, हमारे यहाँ धीरे धीरे कम होने लगी। तो एकदम से विदेशी मुद्रा कम हो गई। और फिर उसके बाद में एक संकट आया, ये जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके अंदर युद्ध हो गया, गल्फ वॉर। और इस युद्ध के कारण ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया। जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनमें लड़ाई हुई, गल्फ की वॉर हुई, खाड़ी गए देश युद्ध में चले गए, और युद्ध में जाने के कारण ऑयल का उत्पादन कम हो गया। ऑयल का उत्पादन कम होगा तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, और ऑयल भी अपन को विदेश से खरीदना पड़ता है, तो इसलिए डॉलर जो है वो और कम हो गया। और ये जो इतना बचा हुआ था अभी ये हो गया, ये भारत के पास में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है बिल्कुल बिल्कुल नीचे आ गया। $1 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, $1 बिलियन का, सिर्फ $1 बिलियन। आज वर्तमान में 550 बिलियन डॉलर्स है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, और उस समय कितना था, $1 बिलियन। $1 बिलियन का मतलब यह था कि आप अगले 2 हफ्ते तक कुछ आयात कर सकते हो। 2 हफ्ते तक का जो आयात करोगे उसका तो पेमेंट कर दोगे, पर 2 हफ्ते के बाद क्या होगा ये आपके पास में उसको चुकाने के लिए पैसे नहीं है। और पैसे नहीं होंगे, अगर आप अपना पेमेंट नहीं करोगे तो आपको कोई भी सप्लाई करने वाला नहीं है, तो फिर बैठे रहो। जैसे अभी श्रीलंका में भाई हमारे यहां तो ऐसी स्थिति आई, फिर हमने इसको संभाल ली। श्रीलंका की ये स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। हमारे यहां जैसे $1 बिलियन ही बचा था, श्रीलंका में तो $1 मिलियन ही बचा था। $1 मिलियन क्या बचा है आपके पास, फॉरेक्स रिजर्व। यानी आपका विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म है। और विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हुआ तो उसके कारण श्रीलंका अब विदेश से कुछ भी नहीं खरीद सकता, और उनको बहुत सारी चीजें विदेश से खरीदनी पड़ती है। उनके यहां पेट्रोल नहीं होता, डीजल नहीं होता, तो पेट्रोल वो विदेश से खरीदते हैं, डीजल विदेश से खरीदते हैं। हम नहीं खरीद सकते तो पेट्रोल डीजल खत्म। पूरे देश के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया, पूरे देश में डीजल खत्म हो गया, एलपीजी खत्म हो गया। एलपीजी के सिलेंडर, एक आदमी ने चाय बनाई और कहा कि ये देश की लास्ट चाय है जो कि एलपीजी सिलेंडर, ये खत्म हुआ, ये सिलेंडर खत्म हुआ, अब देश की एलपीजी खत्म। तो चूल्हे पे आ जाओ, फिर जो जीवन स्तर सुधरा हुआ है वो वापस खराब हो जाएगा। तो आपको आप विदेश से कुछ नहीं ला सकते। और ये तो एलपीजी सिलेंडर और ये पेट्रोल और ये तो चलो फिर भी चला ले काम। इसके बाद में देश के अंदर दवाइयां खत्म हो गई। पूरे देश में मेडिसिन नहीं है, क्योंकि दवाइयां भी विदेश से खरीदते हो, और वो विदेश से खरीदते हो तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, और पैसे आपके पास है नहीं, तो देश के अंदर मेडिसिन खत्म हो चुकी है। अब हो देखिए बीमार, अब बीमार हो जाओ और करो अपना, भगवान को याद करो, और कोई जो सो देसी दवा ले लो तो ठीक है, बाकी और कोई जो है वो और कोई तरीका आपके पास में नहीं है। तो इस तरीके से ये जो सिचुएशन होती है इसको अपन क्या कहते हैं, ये जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। और अब हमारे यहां श्रीलंका जैसी स्थिति तो नहीं हुई थी। एक बार मैंने पहले भी कहा था ये बात कि भारत का जो 1991 का संकट है वो एग्जैक्ट श्रीलंका जैसा तो नहीं है, उससे पर कुछ कदम पहले का है। कि अगर हम थोड़े कदम और चलते उस डायरेक्शन में तो कहां पहुंच जाते, जहां आज श्रीलंका है वैसा अपन का कहां पहुंच जाते, 1991 में वहां पर पहुंचे। तो अब हम इस स्थिति में आए, उसके अंदर ये सब गल्फ वॉर वगैरह ये तो है ही। उसका एक कारण क्या है, ये भी है कि उससे पहले हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगातार कम ही होता जा रहा था। और वो कम क्यों होता जा रहा था, क्योंकि हमें विदेशी ऋण को किस में चुकाना पड़ रहा था, डॉलर में चुकाना पड़ रहा। लिखो, यदि ऋण विदेशों से लिया जाता है, इफ डेट इज टेकन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, यदि ऋण विदेशों से लिया जाता है, इफ डेट इज टेकन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, यदि ऋण विदेशों से लिया जाता है, इफ डेट इज टेकन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तब इसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है, देन इट इज रीपेड इन
फॉरेन करेंसी, तब इसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है। देन इट इज रीपेड इन फॉरेन करेंसी, इसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है। देन इट इज रीपेड इन फॉरेन करेंसी, इसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है, जिसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होता है। विच अफेक्ट्स फॉरेक्स रिजर्व, जिसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होता है। विच अफेक्ट्स फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होता है। विच अफेक्ट्स फॉरेक्स रिजर्व। चलो फिर आज के लिए तय करेंगे बाकी।